नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? आप बताइए, आज आवाज कैसी आ रही है? खुश रहो, सब बढ़िया रहो, मस्त रहो। गुड इवनिंग। मस्त रहिए सब। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो एक बार बता दीजिए आवाज कैसी आ रही है। कल आपको काफी दिक्कत आई थी आवाज में, तो आज कुछ टेक्निकली उसमें सुधार किए हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज हमारी आवाज आप तक सही पहुंचे, क्योंकि कल आप भी परेशान हुए, मैं भी परेशान हुआ। मतलब अब सही आ रही, आज क्लियर है एकदम सभी की तरफ से। चलो, ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि कम से कम आवाज सही पहुंच रही है। टॉपिक पढ़ाना मेरे लिए मैं इतना ज्यादा मुश्किलात भरा नहीं होता जितना मुश्किल आवाज को सही करना होता है, क्योंकि मैं बहुत ही एक धीरे बोला करता हूँ। जो ऑफलाइन स्टूडेंट है मेरे, उनको बहुत अच्छे से पता है कि हेड स्पीकर लगाने के बावजूद भी ऑफलाइन क्लास के अंदर लास्ट बेंच तक मेरी आवाज कई बार नहीं जाती थी, क्योंकि बहुत धीरे बोला करता हूँ ऐसे। तो अपन शुरू कर लेते हैं बिना कोई समय गंवाए हुए। तो देखो, बात शुरू करते हैं। कल हमने कहाँ छोड़ा था और वापस हम आज कहाँ से शुरू करने वाले हैं। देखो, वापस मैं टॉपिक पे ऊपर आता हूं कि हमने कल छोड़ा कहाँ पे था। तो कल की क्लास जो हुई थी हमारी 6:30 से करीबन 8 बजे के बीच में, जो 1.5 घंटे क्लास चली थी, उसमें हमने पढ़ा था पृथ्वी का आकार कैसा है। एक तो हमने ये आकार देखा था, पृथ्वी का आकार कंप्लीटली, ठीक है, जिसमें हमने GOID क्या है, भूआभ वगैरह, वो सारी चीजें समझी थी। इसमें कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उसके ऊपर भी मैंने बात करी थी। तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चल रहा है हमारा पूरा का पूरा मटेरियल, तो मैंने वो सारी चीजें करी थी। उसके बाद हमने देखा था अक्ष और कक्ष, ऑर्बिट और एक्सिस के बारे में, कि पृथ्वी का अक्ष किसे कहते हैं, कक्ष किसे कहते हैं, और ये क्या है, इसके बारे में समझ लिया था। उसके बाद हमने देखी थी अक्षांश रेखाएं सारी की सारी, ठीक है, इनकी विशेषताएं, इनकी डेफिनेशन क्या है, और इनकी मुख्य अक्षांश रेखाएं कौन सी है। इन सारी चीजों का एक बेसिकली सारी चीजें समझ ली थी, और 6ठी से 12वीं तक का जो लेवल है उसको अपन ने टच किया था। तो आज हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं के ऊपर। तो देशांतर रेखाओं में भी कल हमने इसकी परिभाषाएं देख ली थी, और इसकी जो देशांतर रेखाओं की संख्या है वो भी हमने देख ली थी, काफी कुछ देख लिया था। आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे इसकी विशिष्टताएं वगैरह, ठीक है। अब एक बात जो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं करना चाहूंगा कि अगर आज आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आज हमारा ये ज्योग्राफी की क्लास, तो मैं आप सबसे पहले ये सजेशन दूंगा कि आप कल की क्लास जरूर देखना। क्योंकि ज्योग्राफी एक चैन की भांति होती है। चैन में से अगर एक कड़ी भी निकल जाती है तो फिर क्या होता है कि वो पूरी चैन बिगड़ जाती है। तो ज्योग्राफी में क्या होता है ना कि पीछे की चीजें सारी महत्वपूर्ण होती है। तो आज क्या होगा कि आज अगर अपन सीधा देशांतर समझेंगे, अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखोगे तो फिर क्या होगा कि आपको अक्ष, कक्ष, आकार, अक्षांश ये समझ में अगर नहीं आए हुए हैं तो सीधा आपको देशांतर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि आप देशांतर आज की क्लास देखने से पहले, आज अभी क्लास देख लो भली, लेकिन कल की क्लास नहीं देखी है तो आप कल की क्लास जरूर देखना, ताकि आज की क्लास आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ सके। तो अब बिना कोई बातचीत किए हुए सीधी अपन आते हैं इस पॉइंट के ऊपर से, देशांतर रेखाओं के ऊपर। और स्टार्ट करने से पहले एक और बात बताना चाहूंगा कि हम 6ठी से 12वीं तक का लेवल कवर कर रहे हैं, और सबसे पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे, जिसके टॉपिक आपको ऑलमोस्ट समझ में नहीं आए हुए हैं, ये सारे हम करेंगे। विश्व भूगोल 6ठी से 12वीं का करने के बाद हम इकोनॉमिक्स करेंगे,
और उसकी एक यूनिट करेंगे, फिर हिस्ट्री का करेंगे। तो मैं वही टॉपिक प्रायोरिटी में ले रहा हूं जो काफी टफ है और काफी थियोरेटिकली है, तो वो आपके बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और 1 या 2 दिन में मैं आपके पॉलिटिकल साइंस भी इसी तरह लेके आऊंगा, जो सप्ताह में 2 दिन चलेगी, और 6ठी से 12वीं तक की जो बुक्स है उसमें आपको पॉलिटी भी पढ़ाई जाएगी। तो अब अपन बात को शुरुआत कर रहे हैं, देशांतर रेखाओं पे बात आती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने ये समझा था कि इसमें कक्ष के बारे में समझा हुआ है, इसमें अक्ष के बारे में समझा हुआ है, ये पृथ्वी का पूरा आकार समझा था कल हमने। ठीक है, ये सारी बातें समझी थी। इसमें हमने ये देश अक्षांश रेखाएं समझी थी। इसमें हमने एंटीपोडल पॉइंट के बारे में समझा था कि एंटीपोडल पॉइंट क्या होते हैं। उसके बाद में हमने ये मुख्य अक्षांश रेखाएं देखी थी और देशांतर रेखाओं पे हमने बात करी थी, और यहां तक हम पहुंच चुके थे कि देशांतर रेखाएं, इनकी परिभाषा क्या थी, ये सारी की सारी बात हो गई थी। आज मैं बात करूंगा अब देशांतर रेखाओं के बीच, या यूं कहिए इनकी मेन विशेषताएं कौन सी है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए देशांतर रेखाएं कहते किसे हैं, तो सबसे पहली चीज, अक्षांश हो या देशांतर हो, ये दोनों की दोनों रेखाएं काल्पनिक रेखाएं। सबसे पहली चीज तो ये असल में नहीं है, बस इसको केवल कंप्यूटर में एक प्रकार से बनाया गया है ताकि किसी भी क्षेत्र का एक प्रकार से लोकेशन वगैरह हम अच्छे से ट्रेस कर सके। तो ये हमारी सहूलियत के लिए, असल में अगर आप किसी क्षेत्र पे जाके इसको ढूंढने का प्रयास करोगे तो आपको ऐसी कोई अक्षांश या देशांतर रेखा नहीं मिलेगी। तो ये महज काल्पनिक रेखाएं हैं, बनाई गई रेखाएं हैं जो कंप्यूटर पे है, धरातल के ऊपर नहीं है, पहली चीज। उसके बाद दूसरी बात कि देशांतर रेखाएं हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, ये पश्चिम से पूर्व अक्षांश रेखाओं की भांति नहीं होती। जब भी विद्यार्थियों अक्षांश और देशांतर पढ़ो तो अक्षांश और देशांतर दोनों को तुलना करते हुए पढ़ोगे तो आपको बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। तीसरी बात, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी थी, तो मैंने कहा था कि ग्लोब के ऊपर देशांतर रेखाएं 360 है और आपके मानचित्र के ऊपर कितनी है, 361। 361 क्यों थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो 180 डिग्री है, उस 180 डिग्री को अब जब अपन ग्लोब पर देखते हैं तो हम उसको पूर्व और पश्चिम दोनों एक ही मानते हैं। ग्लोब पर हम 180 डिग्री को पश्चिम और पूर्व एक ही मानते हैं, लेकिन जब मानचित्र की बात आती है तब 180 डिग्री पूर्व अलग होता है, 180 डिग्री पश्चिम अलग हो जाता है। तो 180 डिग्री आपकी 2 हो जाती है मानचित्र पर, इसलिए ये 361 है, और ग्लोब पर 180 डिग्री एक ही होती है, इसलिए वह आपकी कितनी है, 360। इसको मैंने बहुत अच्छे से कल क्लियर कर लिया था। अब अपन बात करेंगे इन देशांतर रेखाओं की विशेषताओं के संबंध में कि इनकी क्या क्या विशेषता है। अपन इसके लिए एक अलग स्लाइड पे चल लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन इसको एक सामान्य बना देते हैं कि ये हमारा ये पृथ्वी और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब देखिए आप इसको अपन ऐसे बना लेते हैं, एक रफ कार्य कर लेते हैं। ठीक है, इस हिसाब से ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश और ये 0 डिग्री देशांतर। हाँ, अब देखिए एक एक विशेषता के ऊपर अपन बात करते हैं। पहली विशेषता, देखिए जो देशांतर रेखाएं हैं, ये सारी की सारी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव, ये नॉर्थ पोल, और ये आपके साउथ पोल, इन उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने का काम करती है। तो पहला पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि सारी देशांतर रेखाएं उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, ध्रुव को मिलाती है। बस ये ऐसे एक ही याद कर रहे हो, ये इसलिए याद कर रहे हैं, कई बार परीक्षा में सवाल कैसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देशांतर रेखा के संबंध में सत्य है या असत्य है, इस टाइप से प्रश्न बनता है, इसलिए हमें इसको ऐसे याद रखना जरूरी है। दूसरी विशेषता, अब जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं ये आपकी उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, मतलब सीधी सी बात है कि नॉर्थ टू साउथ कहो या साउथ टू नॉर्थ खींची जाती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी है,
अब दो देशांतर रेखाओं की जो मध्य की दूरी है यह आपके 0 डिग्री से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो चेंज होती जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि यह समांतर रेखाएं नहीं है। अक्षांश रेखाओं के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने लिखा था कि अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं हैं जिनमें दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। चाहे 0 डिग्री से 1 डिग्री अक्षांश रेखा तक जाओगे तो भी आपको 111 पॉइंट वो जो भी मैंने 13 बताया था उस वहां वो दूरी तय करनी पड़ेगी। मतलब अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान रहती है, जबकि यह आपके समांतर नहीं है, समानांतर नहीं। ध्यान रखना, देशांतर रेखाएं समानांतर रेखाएं नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि 0 डिग्री के पास में इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है ये जैसे जैसे आप उत्तर की ओर जाओगे या दक्षिण की ओर जाओगे वैसे वैसे ये दूरी कम होती जाती है और आपके इन ध्रुवों पर ये दूरी घटकर 0 हो जाती है। मतलब सारी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर क्या हो जाती है? मिल जाती है। इस बात का भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब प्रश्न ये उठता है कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती कितनी है? तो देखिए, देशांतर रेखाओं के बीच की अगर अपन दूरी की बात करें तो आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि विषुवतीय व्यास जो है, देखिए एक तो ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास कौन सा? ध्रुवीय व्यास अगर अपन मैप पे देखेंगे तो ये ध्रुवीय व्यास क्या, सॉरी परिधि, ये ध्रुवीय परिधि और ये विषुवत रेखीय परिधि। तो विषुवत परिधि मैंने आपको बताई थी वो थी आपके 40,075 किलोमीटर। कितनी थी? 40,000 और आपके 75 किलोमीटर। और 40,075 किलोमीटर जो परिधि बताई, इस परिधि के अंदर जैसे ही हम आपके 360 डिग्री का भाग देंगे। 360 का क्यों भाग देते हैं? क्योंकि कोई भी गोल वस्तु होती है, कोई भी इस प्रकार की वस्तु होती है, वो आपकी 360 डिग्री होती है। ठीक है, तो 360 का जैसे ही इसमें अपन भाग देंगे तो सीधी सी बात है जो आंकड़ा प्राप्त होगा वो होगा आपके 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर। तो आप देखिए इस पॉइंट आंकड़े को आप याद कर सको तो ठीक है, अगर याद नहीं भी होता है तो आप कम से कम 40,075 और 40,008 का आंकड़ा याद कर लेना, उसमें 360 का भाग देते ही आपका है वो उत्तर वैसे ही निकल जाएगा। ठीक है, रटने की जरूरत भी नहीं है। 360 सीधी सी बात है, कोई भी गोल वस्तु जो होती है वो 360 डिग्री होती, सभी को पता है। और दूसरी बात, परिधि अगर आपको याद है और डिग्री याद है तो परिधि बटा डिग्री जैसे ही करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनके बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है। तो अब देखिए, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर दो देशांतर रेखाओं के बीच में, दो निकटतम देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। भाषा समझना, दो निकटतम ऐसा नहीं होगा आप 1 डिग्री देशांतर और 3 डिग्री देशांतर रूप रेखा के बीच की दूरी 111.32 कर दो, ऐसा नहीं है। दो निकटतम, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, ऐसे। तो दो निकटतम देशांतर रेखाएं जो है उनके बीच की दूरी अगर पूछे आपसे कहां पर, अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर, तो आप कहोगे 111.32 किलोमीटर रहती है। और यहीं पर अक्षांश रेखा के बीच दूरी कितनी रहती है? 111.13 किलोमीटर रहती है, जो हमने कल इसके ऊपर बात कर ली थी। अब देखिए आगे, अब अगर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी यहां तक ध्रुवों तक अगर समान रहती तो हम उसको समांतर रेखाएं कहते, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है कि सारी रेखाएं आपके लास्ट में जाके ध्रुवों पर मिल जाती है। अगर आप कोई भी रेखा ले लो, कोई भी रेखा ले लो, सारी रेखाएं लास्ट में ध्रुवों पे मिल जाती है। इसलिए हम यहां पे ये कहते हैं कि जैसे जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर में या दक्षिण में जाओगे, अक्षांश रेखा से दूर जाओगे, चाहे वो उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, वैसे वैसे देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती जाती है? मध्य की दूरी क्या होती जाती है विद्यार्थियों? तो मध्य की दूरी कम होती जाती है। क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और जब आप 45 डिग्री अक्षांश रेखा पर पहुंचोगे तो ये दूरी दो देशांतर रेखाओं के बीच की आधी रह जाएगी और आप 90 डिग्री पर पहुंचोगे, उस समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटकर 0 हो जाती है, क्योंकि सारी देशांतर रेखाएं ध्रुवों सर पे मिलती है और ध्रुवों से ही विसर्जित होती है। इस बात को आप बढ़िया तरीके से याद रखना कि जैसे जैसे आप अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा से
दूर जाओगे वैसे वैसे देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। और सबसे कम कहां पे होती है? 90 डिग्री पर यह दूरी कैसी हो जाती है? 90 डिग्री अक्षांश पर यह दूरी हो जाती है 0। तो आप यहां पे एक पॉइंट बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना विद्यार्थियों, क्या कि सारी देशांतर रेखाएं, सभी देशांतर रेखाएं, ध्यान रखना कि सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती है, ध्रुवों पर मिलती है और ध्रुवों से विसर्जित होती है, ध्रुवों पर मिलती है और ध्रुवों से विसर्जित होती है। विसर्जित का मतलब क्या हुआ? फैल जाती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती है और ध्रुवों से विसर्जित हो जाती है। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखना कि सारी देशांतर रेखाएं यहां मिलती है और यहीं से वापस विसर्जित हो जाती है। इस पॉइंट को कई बार परीक्षाओं में पूछ लेते हैं, इसका आप है वो अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अब आगे देखिए, अब 5वीं विशेषता कि देशांतर रेखाएं जितनी भी है, क्या ये अक्षांश रेखाओं की भांति पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है या नहीं करती है? तो देखिए, पूर्ण वृत्त क्या होता है? पूर्ण वृत्त होता है 360 डिग्री का और अर्धवृत्त होता है 180 डिग्री का। अगर आप देखोगे, इस अपने ग्लोब को देखोगे तो ये पाओगे कि एक देशांतर रेखा, जैसे मान लो ये जो काली पट्टी आप देख रहे हो, ये काली पट्टी जो है ये अर्धवृत्त है। पूर्ण वृत्त कब होता है? जब ये काली पट्टी चारों तरफ होती है इसके। अब अगर अपन इस ग्लोब की बात करें तो यह ग्लोब पर जो आप ये पट्टी देख रहे हो, मान लेते हैं इसको अपन ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो ये यहां से शुरू होकर यहां पे आके खत्म हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक अर्धवृत्त का निर्माण कर रही है, पूर्ण वृत्त का निर्माण नहीं कर रही है। पूर्ण वृत्त का निर्माण कब होता है? जब ये काली पट्टी चारों तरफ होती है इसके। तो देशांतर रेखाएं दरअसल क्या है? देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती है और 2 देशांतर रेखाएं मिलकर एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। जबकि अक्षांश रेखाओं की अगर अपन बात करें तो अक्षांश रेखाएं जितनी भी थी वो सारी की सारी अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण कर रही थी। इस बात का आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। तो प्रत्येक देशांतर रेखा, अगली विशेषता क्या होगी कि प्रत्येक देशांतर रेखा कैसा वृत्त बनाती है? अर्धवृत्त बनाती है। इस बात को बढ़िया तरीके से याद रखना। जबकि प्रत्येक अक्षांश रेखा पूर्ण वृत्त का निर्माण बना रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 2 देशांतर रेखाएं मिलकर क्या करती है? एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। ध्यान रखना, 2 देशांतर रेखाएं मिलकर एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। तो अब देखिए, यहां पे एक बहुत बढ़िया सवाल बनता है परीक्षा के अंदर कि जैसे मैं एक सामान्य सवाल पूछता हूं, आपको उत्तर देना मुझे। ठीक है, मैंने आपसे सवाल रखा कि ग्लोब पर 70 डिग्री, ग्लोब पर ध्यान रखना कि ग्लोब पर 70 डिग्री ईस्ट, देखो ध्यान रखना कि देशांतर रेखाएं ईस्ट या वेस्ट मतलब पूर्व और पश्चिम का निर्धारण करती है, जबकि अक्षांश रेखा नॉर्थ और साउथ का निर्धारण करती है। मैं आगे समझाता हूं आपको। तो आप किसी जगह पे आप 70 डिग्री के ऊपर खड़े हैं और 70 डिग्री ईस्ट पर खड़े हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए कि 70 डिग्री ईस्ट की जो रेखा है, मान लेते हैं ये 70 डिग्री ईस्ट है, जो काली पट्टी आप देख रहे हो। अब ये 70 डिग्री ईस्ट के सामने कौन सी रेखा लाएंगे तब एक पूर्ण वृत्त बनेगा? तो आपको यहां पे इस प्रश्न का उत्तर निकालना है कि 70 डिग्री ईस्ट के सामने कौन सी देशांतर रेखा होगी तो आपके एक पूर्ण वृत्त बनेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक देशांतर रेखा अर्धवृत्त बनाती है और 2 देशांतर रेखाएं मिलकर पूर्ण वृत्त बनाती है। तो एक रेखा मैं आपको बता रहा हूं, परीक्षा में एक रेखा पूछी जाती है कि 70 डिग्री मान लो पूछ लिया, तो ईस्ट पूछ लिया, तो सामने कौन सी रेखा होगी तो पूर्ण वृत्त बनेगा। एक मालू देवी का सबसे पहले उत्तर निकला परफेक्ट उत्तर, उसके बाद में सुमेर सिंह का परफेक्ट उत्तर निकला है और अभी तक किसी का और परफेक्ट उत्तर नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, बाकी जो भी आंसर आ रहे हैं गलत आ रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहली चीज क्या करनी है, अब जब ईस्ट जो है, अगर आपको एक रेखा परीक्षा में दी हुई हो और दूसरी रेखा ज्ञात करनी हो तो आपको सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले आप दिशा चेंज कर दो, ईस्ट की जगह उत्तर में आपके होगा वेस्ट।
सबसे पहला काम तो ये कर लो। आपको ईस्ट की एक रेखा दी है तो दूसरी रेखा भी भैया ईस्ट की मत ले लेना। अगर आप दूसरी रेखा भी ईस्ट की लोगे तो दोनों ईस्ट ईस्ट की रेखा होगी तो पूर्ण वृत्त का निर्माण कभी नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ईस्ट की मैंने पूछ ली परीक्षा में तो आप सामने वेस्ट कर दो। अगर परीक्षा में वेस्ट पूछ लिए तो सामने आप ईस्ट कर लो। ठीक है, तो ये हो गया वेस्ट। अब आप क्या करोगे, अब 180 में से 70 घटा दो। क्यों? क्योंकि पश्चिम में भी 180 रेखाएं, पूर्व में भी 180 रेखाएं, 70 भी आपके सामने है। तो 180 में से 70 जैसे घटाओगे तो पीछे बचेगा 110। तो अगर प्रश्न पूछे कि 70 डिग्री वेस्ट, 70 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा के सामने कौन सी रेखा होगी जो आपके एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करेगी, तब आप कहोगे कि 110 डिग्री वेस्ट पूर्ण रेखा पूर्ण देशांतर बनाएगी। यहां पे एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। अगर कोई व्यक्ति 0 डिग्री पे खड़ा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा पे खड़ा है, तो कौन सी देशांतर रेखा मिलकर उसको पूर्ण वृत्त बनाएगी? देखिए, कोई व्यक्ति मान लेते हैं ये 0 डिग्री रेखा है, काली पट्टी जो आप देख रहे हो, इसके सामने कौन सी देशांतर रेखा हम लाए जो एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करे? ठीक है, तो अब आपको यहां पे अगर उत्तर निकालना, ध्यान रखना विद्यार्थियों कि जो 0 डिग्री है इसके पीछे ईस्ट या वेस्ट नहीं लगता। 0 डिग्री कॉमन है, न इसको अपन ईस्ट में रखते हैं न हम इसको वेस्ट में रखते हैं। तो 0 डिग्री के साथ में कौन सी रेखा जोड़ेंगे? क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक देशांतर रेखा अर्धवृत्त का निर्माण करती है और 2 देशांतर रेखाएं मिला के आपके पूर्ण वृत्त का निर्माण होता है। तो एक रेखा तो परीक्षक ने पूछ ली 0 डिग्री, अब दूसरी रेखा आपको साथ मिलानी है। तो अब चूंकि आपको पता है कि 0 डिग्री के पीछे कोई भी दिशा होती नहीं है, तो दिशा तो चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। सभी विद्यार्थियों ने 180 बताया, बहुत बढ़िया, सभी विद्यार्थी बहुत ही अच्छे। ठीक है, तो अब देखो 0 डिग्री तो आपको पता चल गया। अब 0 डिग्री 180 में से 0 डिग्री घटा दो तो 180 बचेगा। तो सीधी सी बात है, दूसरी रेखा कौन सी होगी? 180 डिग्री। अब बात ही आती है 180 डिग्री कौन सी, ईस्ट या वेस्ट? तो हमें यहां पे ध्यान रखना है कि ग्लोब पर 180 डिग्री के पीछे भी ईस्ट या वेस्ट नहीं लगते। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री ईस्ट में भी काउंट होती है, वेस्ट में भी काउंट होती है। अगर मानचित्र होता तो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट जरूर होते, लेकिन ग्लोब की अगर अपन बात करेंगे तो ये होगा, और मानचित्र पे वृत्त बन नहीं सकता, सीधी सी बात है। तो ध्यान रखना कि 0 डिग्री के सामने कौन सी रेखा। अब इसका सवाल एक और तरीके से भी परीक्षा में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, ध्यान से समझना। एक बार एक सवाल पूछा गया कि GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, जैसे अपन 0 डिग्री कहते हैं, जो मैं आगे समझाऊंगा आपको, कि GMT के ठीक विपरीत कौन सी रेखा है। सवाल क्या पूछा कि GMT के ठीक विपरीत कौन सी रेखा है? तो GMT के ठीक विपरीत कौन सी रेखा है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री जो है ये 0 डिग्री के ठीक विपरीत है। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के ऑलमोस्ट सभी सही आंसर आ रहे हैं। तो अगर ये पूछे, इसको एक दूसरी भाषा भी दी जाती है परीक्षक द्वारा। कैसे दी जाती है कि 65 डिग्री वेस्ट, लास्ट सवाल पूछ रहा हूं उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। एक सवाल और पूछ लेता हूं कि 65 डिग्री 65 डिग्री वेस्ट देशांतर, 65 डिग्री वेस्ट जो देशांतर रेखा है, इसके ठीक विपरीत विद्यार्थियों कौन सी रेखा होगी? सवाल आपके सामने है कि 65 डिग्री जो रेखा है, 65 डिग्री वेस्ट के सामने, जस्ट सामने या ठीक विपरीत कौन सी रेखा होगी? ठीक विपरीत कौन सी देशांतर रेखा होगी? 65 डिग्री वेस्ट आपके परीक्षक ने पूछा है। तब आप क्या करोगे? 65 डिग्री वेस्ट पूछा है तो वेस्ट को आप सबसे पहले कन्वर्ट करो, दिशा चेंज कर दो। वेस्ट की जगह उत्तर क्या आएगा? ईस्ट में होगा। अब बात ये आती है कि डिग्री चेंज करो, 65 की जगह पे क्या उत्तर आएगा? तो आप घटाओगे किससे? 180 से घटाओगे, और 180 में से 65 घटाओगे तो आपका उत्तर पड़ेगा, जैसा कि सभी विद्यार्थी बता रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी विद्यार्थियों ने बताया है, 115। ठीक है, 115, हाँ 115। तो 115 ईस्ट हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, इतनी सी बात है, तो बस इतना ध्यान रखना। अब अगर अपन ये कहें कि आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूं कि 23.5 डिग्री उत्तरी नॉर्थ अक्षांश रेखा के ठीक विपरीत कौन सी रेखा होगी? तो वही होगी। क्यों? क्योंकि अक्षांश रेखाएं जितनी भी है वो सारी की सारी एक ही रेखा पूर्ण वृत्त बना देती है, इसलिए ठीक विपरीत वाली बात यहां पे होती नहीं है। ठीक है, इस बात का आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। और एक बहुत कठिन सवाल पूछने वाला हूं अब आपसे, देखते हैं कितने विद्यार्थी उत्तर बताते हैं। ठीक है, और ये उत्तर बता दिया तो समझो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। एक व्यक्ति है, कोई आप ही है, आप, मैं लिख रहा हूं, एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि आप ही खड़े हैं, यू, आप कहां खड़े हैं? देखिए, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। यू मतलब मैं मान रहा हूं आपको, आप खड़े हैं 70 डिग्री वेस्ट व
24 डिग्री नॉर्थ। आप कहां पे खड़े हैं? अक्षांश देशांतर के आधार पे देशांतर रेखा 70 डिग्री वेस्ट पे खड़े हैं और आप 24 डिग्री नॉर्थ उस स्थान पे खड़े हैं। ऐसा स्थान देखो, व्यक्ति की जब लोकेशन बताई जाती है तो ईस्ट और वेस्ट दोनों में बताई जाती है। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी व्यक्ति की कोई लोकेशन बताई जाती है तो ईस्ट और वेस्ट दोनों में बताई जाती है, ठीक है। और नॉर्थ और साउथ चारों में साथ में बताई जाती है कि वो अक्षांश भी साथ में बताते, देशांतर भी साथ में बताते। तो एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके आप ही है, आप खड़े हैं 70 डिग्री वेस्ट और 24 डिग्री नॉर्थ। वेस्ट लिखा मतलब ये देशांतर रेखा है, नॉर्थ लिखा मतलब ये अक्षांश रेखा है, क्योंकि अक्षांश रेखा के पीछे हमेशा एन या एस लगेगा और देशांतर रेखा के पीछे हमेशा ईस्ट या वेस्ट लगेगा, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए, आपके ठीक विपरीत धरातल पर कौन सा स्थान होगा? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपके ठीक विपरीत एंटीपोडल पॉइंट कौन सा होगा, ठीक है। आपको मुझे उत्तर बताना है कि आपकी लोकेशन मैंने बता दी है, आपका एंटीपोडल पॉइंट कौन सा होगा, अब आपके ऊपर है। एंटीपोडल कौन सा होगा? आप एंटीपोडल बता देना मुझे आराम से सोच के। ये आप जो बता रहे हैं 110 ई 24 एस, ऐसा नहीं है। एंटीपोडल, अच्छा हाँ ठीक है, कुछ बच्चे ठीक बता रहे हैं। चलो सोच के बताइए कि इसका एंटीपोडल क्या होगा। तब तक मैं इसकी छठी विशेषता आपको बता देता हूं इन देशांतर रेखाओं की, ठीक है। तो ये पांचवी विशेषता थी। प्रत्येक देशांतर रेखा जो है वो क्या करती है? अर्धवृत्त का निर्माण करती है, पूर्ण वृत्त का निर्माण नहीं करती। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, एक विशेषता और मैं बता देता हूं कि जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं, इन सभी की लंबाई जो भी है, इन सभी की लंबाई, काफी सारे गलत आंसर भी आ रहे हैं और कई सारे सही भी आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं। चलो मैं इसका उत्तर मैं थोड़ी देर बाद में बताता हूं, पहले मैं ये मुझे पूरा करने दो आप। जो जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं, इन सारे देशांतर रेखाओं की लंबाई जो है वो हमेशा समान रहती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई कैसी होगी? समान होगी, ठीक है। कैसे? आप समझिए, जैसे आप अगर 1 डिग्री की लंबाई मापोगे, चाहे आप 2 डिग्री की लंबाई मापो, चाहे वो 3 डिग्री की लंबाई मापो, चाहे आप 4 डिग्री की लंबाई मापो, आप जिस भी डिग्री की लंबाई मापोगे देशांतर रेखा की, वो लंबाई हमेशा कैसी रहती है? लंबाई आप चाहे इधर से इधर जाओ, चाहे इधर से इधर जाओ, हमेशा देशांतर रेखाओं की लंबाई कैसी होती है? समान रहती है विद्यार्थियों। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने कल आपको बताई थी कि अगर अक्षांश रेखा की बात आएगी तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती। जैसे 0 डिग्री से जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे आपके अक्षांश रेखाओं की लंबाई कैसी होती जाती है? अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है, जबकि देशांतर रेखाओं की लंबाई हमेशा कैसी रहती है? समान रहती है, ठीक है। तो एक चीज और मैं बता रहा था कि दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो स्थान होता है, उसको, इस जो जालीदार स्थान होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो स्थान है वो कहलाता है आपके क्या? वो कहलाता है हमारे कटिबंध कहलाता है, जोन कहलाता है। कल मैंने आपको इससे संबंधित बात करी थी कि क्या कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है। अब आते हैं अपन सिंपल से पॉइंट पे कि और कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो इसकी शेष रह गई है। ऑलमोस्ट सारी विशेषताएं लगभग हो गई है। तो ये थी आपके देशांतर रेखाओं की विशेषताएं। अपन अब ये क्लियर कर लेते हैं। 24 डिग्री, देखो जब भी एंटीपोडल पॉइंट ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करना होता है? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? इस नॉर्थ को चेंज कर दो, नॉर्थ की जगह साउथ आएगा और 24 डिग्री का 24 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो 24 डिग्री का तो 24 डिग्री रहेगा। एक तो उत्तर हो गया ये।
अब बात आती है कि 70 डिग्री का क्या करना है, वेस्ट 70 डिग्री वेस्ट का। तो सिंपल सा फंडा है कि यहां पे आपको वेस्ट का तो ईस्ट करना है और 70 डिग्री 180 में से घटा दो तो 180 डिग्री वेस्ट और 24 डिग्री साउथ पर आपका क्या होगा, वो एंटीपोडल पॉइंट होगा। आप एंटीपोडल कहां पे अवस्थित है, न्यूजीलैंड के आसपास अवस्थित है, ये इसका बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये देशांतर रेखाओं की विशेषताएं थी, मैंने परिभाषा बता दी, इनकी विशेषताएं बता दी। और अब हम इसकी बात करेंगे कहां पे, अब हम बात करेंगे मुख्य मुख्य देशांतर रेखाएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो मुख्य मुख्य अगर देशांतर रेखाओं की बात करें तो 2 देशांतर रेखाएं मैन है यहां पे पूरी इस अगर अपन बात करें कि अगर 360 देशांतर रेखाओं की अगर अपन बात करें, बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही बताया था ये एंटीपोडल का, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हम पढ़ते हैं और आप उसको सीरियसली लेते हो, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि बच्चे जो है वो बहुत ही वो होते हैं, आप उससे कह सकते हो गंभीर विद्यार्थी होते हैं, लेकिन अगर आप उत्तर बता रहे हो ना तब मुझे लगता है कि वास्तव में गंभीरता है स्टूडेंट में, और ये चीज बहुत अच्छी चीज है। चलो मैं बात करता हूं यहां पे कि 2 देशांतर रेखाएं हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। कोई जब आप अक्षांश पढ़ो चाहे देशांतर रेखाएं पढ़ो, जब भी ये दोनों रेखाएं पढ़ते हो तो इनमें 3 चीजें देखा करो। सबसे पहले उसकी परिभाषा देख लो, उसके बाद में उसकी विशेषताएं देख लो, और उसके बाद में मुख्य देशांतर रेखाएं कौन सी है उसको समझ लो। कई विद्यार्थी जब मेरे को पूछते हैं ना, सर आपकी सफलता के पीछे राज क्या है, कोई कहता है कि आप ऐसे मतलब इतनी सारे जगह पास हुए हो तो फिर आपको मतलब आपने क्या किया था ऐसा, तो उसका आप राज यहाँ ढूंढ सकते हो कि जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ता हूँ, जब भी कोई सामग्री पढ़ता हूं तो फिर क्या करता हूं, मैं बहुत तरीके से उसको पढ़ता हूं। आप समझ सकते हो, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक एक चीज को मैं हमेशा ढंग से पढ़ता हूं, कभी भी मैं ऐसे शॉर्टकट नहीं मारता। जैसे जिस किसी टॉपिक पे आऊंगा उस टॉपिक को मैं बहुत तरीके से समझता हूं, ताकि मेरा परीक्षा में कभी भी कोई सवाल है वो गलत नहीं हो। इसलिए आपको भी मैं हमेशा यही कहता हूं कि ये जितनी गाइड वगैरह है या जहां कहीं से भी पढ़ो, आप उसको कंप्लीट समझो। जब तक आप उसको पूरा नहीं समझोगे तब तक वो परीक्षा में आपको धोखा देगा। इसलिए कहते हैं कि जब अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं ना, इस पढ़ाने के पीछे मेरे 2 उद्देश्य हैं। एक तो ये कि आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में आ जाए, दूसरा मेन जो मेरा ये मूल मोटो ये है कि आपको पता चले कि एक्चुअली में पढ़ना कैसे है। ठीक है ना, अब देखो आप सब सोच रहे हैं कि मैं हिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे ज्योग्राफी, और मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूं, तीनों सब्जेक्ट एक ही जैसे पढ़ाता हूं। और सबसे खास बात यह कि ज्योग्राफी मेरा आईएएस मेंस में ऑप्शनल रहा हुआ, आरएस मेंस का भी ऑप्शनल रहा हुआ है, ज्योग्राफी में मेरे नेट जेआरएफ भी है, तो ज्योग्राफी भी मेरा बहुत अच्छा रहा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, और इकोनॉमिक्स भी अच्छा रहा हुआ है। तो आप सोचिए कि 3 सब्जेक्ट अच्छे करके रखे तब जाके ये सब काम हुआ, अदरवाइज नहीं होता है। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों को कहूंगा ऐसे आप शॉर्ट कट ना लगाए, हर एक चैप्टर को बढ़िया तरीके से समझे, गहराई में जाके एक एक पॉइंट को समझे। पूरे जनरल स्टडी में मुश्किल से 400-500 टॉपिक ही है, अगर उसको अपन 5-6 महीने 7 महीने बैठ के अच्छी तरीके से तैयार करेंगे तो आपको कहीं कोचिंग भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, सारी चीजें अपने आप ही बढ़िया हो जाती है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं डेट लाइन और टाइम लाइन के ऊपर कि 2 मुख्य देशांतर रेखाएं कौन सी है। ठीक है, एक स्टूडेंट कह रही है कि रीट के सारे टॉपिक करवा देना। देखो सारे तो पॉसिबल भी नहीं है, 100 टॉपिक पढ़े, बट मैं वो सारी चीजें करवाऊंगा जैसे जो आपको समझ में नहीं आती, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री की वो टॉपिक है जहां से डेफिनेटली प्रश्न आते हैं, ये टॉपिक मैं सारे करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो आपको पता है 12-13 यूनिट पढ़ी, 13 यूनिट में कोई 150 टॉपिक पढ़े, तो मेरा ये ध्येय रहेगा कि जो मेजर टॉपिक है, जो आपको समझने में दिक्कत आती है और जो आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, 25-30 अंकों का मैं करवा दूंगा, तो आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो बात शुरुआत करते हैं। तो जिस तरह से मेन अक्षांश रेखा हमने कल पढ़ी थी कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा और एंटी आर्कटिक रेखा, उसी तरह से 2 महत्वपूर्ण रेखाएं हमारे इस देशांतर रेखाओं में भी है। एक है आपके 0 डिग्री देशांतर, और अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल रहा हूं यहाँ पे, देखिए ये जो देशांतर रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं, ये 7वीं विशेषता हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि देशांतर रेखाएं 0 डिग्री देशांतर रेखा, अच्छा मैं उसको उसमें ही ले लेता हूं। ठीक है, यही ले लेते हैं, इसको यहाँ पे ले लेते हैं। तो 2 देशांतर रेखाएं हैं मेन, इसको अलग स्लाइड पे ले लेते हैं। सबसे पहली है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री,
ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब देखो 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसके पीछे आप ऐसे पूर्व पश्चिम ना लिखें, क्योंकि न इसको पूर्व में काउंट किया जाता है न इसको पश्चिम में काउंट किया जाता है, ये एक कॉमन रेखा है, ठीक है। अब इसको आप समझना, 0 डिग्री देशांतर को मैं मैप पे दिखा देता हूं। ये जो आप रेखा देख रहे हो, ये रेखा, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये, ठीक है। इसको अपन 0 डिग्री देशांतर रेखा को ये, ठीक है। अब अपन पहले इसको समझेंगे, फिर 180 डिग्री को समझेंगे। ये दोनों की दोनों रेखाएं, देशांतर रेखाएं बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है। अब सबसे पहली बात, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा कह रहे थे। क्या कह रहे थे? भूमध्य रेखा कह रहे थे। क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उसका उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। जबकि 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम भूमध्य रेखा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? अब आप समझिए कि जब 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा कह सकते हैं, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को भूमध्य रेखा क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कहते कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक पूर्ण वृत्त के साथ में, एक ग्रेट सर्किल के साथ में इसको अलग करती है, पृथ्वी के 2 भागों में, बराबर भागों में बांटती है। जबकि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यह आपकी एक अर्धवृत्त है और ये पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में नहीं बांटती। अब 0 डिग्री अगर अपन मान लें कि 0 डिग्री बांटती है देशांतर रेखा, तो 1 डिग्री देशांतर भी बांटती है, 2 डिग्री भी बांटती है, 3 डिग्री भी बांटती है, 4 डिग्री भी बांटती है। तो मतलब ये हुआ कि किसी एक देशांतर रेखा को हम भूमध्य रेखा नहीं कह सकते। इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को इस प्रकार का कोई नाम नहीं दिया गया है, पहली चीज। उसके बाद दूसरी बात समझिए कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा प्राइम मेरिडियन रेखा भी कहलाती है। इसे हम एक प्रकार से प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहे तो प्राइम मेरिडियन। इसकी संबंध की जो विशेषताएं हैं वो मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूं, समझते जाना। पहली विशेषता ये कि जियोग्राफर ने, जो भूगोलवेता थे, इन्होंने क्या किया है, इस 0 डिग्री के आधार पर इस पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांट दिया है। 0 डिग्री के आधार पर बांटा है कि 0 डिग्री के पूर्व का भाग जो है वो पूर्वी गोलार्ध क्या कहलाता है? पूर्वी गोलार्ध। और 0 डिग्री के पश्चिम का जो भाग है वो कहलाता है कौन सा गोलार्ध? पश्चिमी गोलार्ध। तो ध्यान रखना कि पूरी पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में कौन बांटता है? 0 डिग्री बांटती है। 0 डिग्री कौन सी? देशांतर, ठीक है। इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि 0 डिग्री का पहला एक प्रकार से कार्य है। हाँ, तो जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं उनके पीछे या तो W लगेगा या आपकी E लगेगा, ईस्ट लगेगा या वेस्ट लगेगा। तो पहली चीज, गलती से भी आप, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आगे आने वाली है कि जब हम पढ़ेंगे आगे 180 डिग्री पढ़ेंगे, तो 180 डिग्री आपके पृथ्वी को 2 भागों में नहीं बांटती। पृथ्वी को मतलब यूं कहिए कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में नहीं बांटती। मैं आगे आपको एक और बात बताने वाला हूं कि 180 डिग्री का पश्चिमी भाग पूर्वी गोलार्ध में है और 180 डिग्री का पूर्वी भाग पश्चिमी गोलार्ध में है। ये बात आगे आएगी तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं कहूंगा कि 180 डिग्री का पूर्वी भाग पश्चिमी गोलार्ध में है और पश्चिमी भाग पूर्वी गोलार्ध में है। ये दिक्कत होगी आपको। इसलिए अभी से समझ लेना कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध का निर्धारण 180 डिग्री से नहीं होता, बल्कि कहां से होता है? 0 डिग्री देशांतर से होता है, पहली चीज। दूसरी बात, इस 0 डिग्री देशांतर, यह देशांतर रेखा जो है, यह आपके ब्रिटिश लेबोरेटरी आपके ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? ग्रीनविच से होकर गुजरती है। और इसलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम GMT कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? GMT कहते हैं। ग्रीनविच कहां पे? लंदन की लेबोरेटरी है। देखो, मीन का मतलब क्या है? ग्रीनविच तो लेबोरेटरी हो गया। मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब ये होता है माध्य समय, मतलब पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम यहां से सेट होता है। पूरी दुनिया का मानक समय यहीं से सेट होता है। मानक समय, पूरी दुनिया की घड़ी जितनी भी है वो मानक समय यहां से सेट होता है। इसके अलावा देखो, मीन टाइम का मतलब क्या हो गया? मानक समय। ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। इसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। मध्याह्न
रेखा भी कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, AM PM होता है ना, उस हिसाब से प्राइम मेरिडियन लाइन भी इसको कहा जाता है, इसको 0 डिग्री को। अगर मैं बात करूं कि कौन से देशों से होकर गुजरती है, तो सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप इसको इंग्लैंड याद रख लेना, अल्जीरिया है, स्पेन है ना, फ्रांस से है, नीचे घाना से होकर गुजरती है, आप देख सकते हो, ये स्पेन से हो जाएगी, थोड़ी बहुत फ्रांस से, यूके से, अल्जीरिया से, है ना, इन क्षेत्रों से होकर गुजरती है। तो 4-5 देश थोड़े याद रखना, परीक्षा में कई बार पूछ भी लिए जाते हैं। तो ये आपके पहली बात हो गई। तो ये गोलार्धों को अलग करती है, इसे ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। और इस रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा के रूप में तय कब किया गया था? ये किया गया था 1884 के अंदर, 1884 के अंदर अमेरिका के अंदर, जो वॉशिंगटन है अमेरिका की राजधानी है, तो वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी है, तो वॉशिंगटन के अंदर एक सम्मेलन हुआ था, बकायदा भारत ने भी भाग लिया था। और इस वॉशिंगटन सम्मेलन के अंदर क्या किया गया था? वॉशिंगटन सम्मेलन के अंदर आपके अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, और आपके इंटरनेशनल टाइम लाइन, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन के रूप में 2 रेखाओं को निर्धारित किया गया था। कब किया गया? 1884 में वॉशिंगटन सम्मेलन में। बस थोड़ा सा बेसिक इसको याद रख लेना, और कोई इतना है नहीं, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है सर देशांतर का मतलब क्या है? देखो, देशांतर का मतलब अगर अपन हिंदी में बात करें तो कोई यूं कहिए कि जैसे यूं समझिए, इसको मैं मैप पे ले जाके समझा देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि विभिन्न देशों के बीच का अंतर इस देशांतरों के रूप में ज्ञात किया जाता है, इस वजह से इसको देशांतर हिंदी में यूं ही बोल देते हैं। लेकिन अगर अंग्रेजी की बात करेंगे तो लंबवत रेखाएं हैं, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। अब हमने क्या किया, इस लॉन्गिट्यूड को देशांतर कह दिया कि देशों के बीच की दूरी बताने का नाम दे दिया। जैसे हमने सोक्राट्स को सुकरात कह दिया, ठीक है ना, एरिस्टोटल को अरस्तु कह दिया, अलेक्जेंडर को हमने सिकंदर कह दिया। तो थोड़ा क्या इंग्लिश से हिंदी करते वक्त देशांतर कहीं जच नहीं रहा है, फिर भी इसका लॉन्गिट्यूड है, क्योंकि ये एक प्रकार से लॉन्ग रेखा है, लंबी रेखा है, इसलिए इसको किया गया है, ठीक है। कौन सी 2 देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कोई देशांतर रेखा नहीं बांटती। क्यों? क्योंकि देशांतर रेखा अर्धवृत्त बनाती है, और पृथ्वी को बराबर भागों में बांटने के लिए पूर्ण वृत्त चाहिए। और पूर्ण वृत्त अगर आप कहोगे तो 360 ही पूर्ण वृत्त है, 180 पूर्ण वृत्त बनेंगे। 360 देशांतर रेखाएं हैं। अगर आपसे पूछे कि पूरी पृथ्वी पर कितने देशांतरीय पूर्ण वृत्त बनेंगे, तो देशांतर रेखाएं 360 है, तो पूर्ण वृत्त कितने हो जाएंगे? पूर्ण वृत्त 180 होंगे। तो 180 बार पृथ्वी काटी जा सकती है। तो इसका कोई अरविंद शर्मा का जो प्रश्न है उसका कोई उत्तर नहीं बनता कि कोई एक रेखा नहीं करती, सारी रेखाएं करती है, ठीक है। मैं वापस पॉइंट पे आ रहा हूं। अब देखिए, तो इस ग्रीनविच मीन टाइम को 1884 में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समय रेखा के रूप में घोषित किया। दुनिया भर का समय जो है इस GMT के ऊपर तय किया जाता है। अब देखिए आगे, अब इस समय तय कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। कई बार पूछ लेते हैं कि भारत का समय कितना हुआ है, या एक प्रकार से इस हिसाब से पूछा जाता है। तो अब इसको थोड़ा सा यूं समझिए कि जो ये 0 डिग्री है, अच्छा इसमें एक सवाल और भी बनता है कि जो 0 डिग्री है ये अक्षांश देशांतर रेखा, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये देशांतर रेखा और ये अक्षांश रेखा। एक सवाल ये भी बनता है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये दोनों आपकी मिलती कहां पे है? तो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये दोनों के दोनों आपके मिलती है गिनी की खाड़ी में। कहां पे मिलती है? गिनी की खाड़ी में मिलती है। और पूछा जाए कि गिनी की खाड़ी कहां पे है, तो आप कहोगे अटलांटिक महासागर में। कहां पे? अटलांटिक महासागर में, जो कि आपके जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप का आपके एक प्रकार से पश्चिमी भाग है, ठीक है। ये सवाल भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये देख पा रहे होंगे, ये जो क्षेत्र है यहां पे मिलती है 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखाएं, ठीक है। एक भाई पूछ रहे अक्षांश रेखाएं कितनी? कल आधा घंटा माथा फोड़ी की थी इसके ऊपर, और अभी पूछ रहे हैं कि अक्षांश रेखाएं कितनी। इसलिए मैं कह रहा था कि ये वीडियो देखने से पहले कम से कम वो वीडियो जरूर देखना जो मैंने कल बताया था। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, सारी चीजें बता चुका हूं, रिपीट नहीं करूंगा वापस में, ठीक है। तो इस 0 डिग्री से बेसिक सवाल यही बनते हैं। अब एक 0 डिग्री से जो मेन सवाल बनता है वो बनता है टाइम का, कि टाइम किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा अपन टाइमिंग कैसे निकालते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और उस मानचित्र के ऊपर ही करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि टाइम कैसे निकाला जाता है। तो पूरी पृथ्वी, आप ये कहिए कि
360 डिग्री घूमती है, और बहुत अच्छे से पता सभी को कितने डिग्री घूमती है, 360। आप जहां खड़े हैं वहां ऐसे एक बार पूरा ऐसे राउंड लगाओगे तो हम कहेंगे कि ये 360 डिग्री घूमा है। पृथ्वी कितनी घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। कितनी घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। अब बात आती है ये कि जब 360 डिग्री पूरी पृथ्वी घूमती है, मतलब सूर्य के सामने कोई स्थान है, ये घूम के जब वापस आता है तब हम कहते हैं कि 360 डिग्री पृथ्वी घूम ली। अब इस पूरी पृथ्वी को 360 डिग्री को घूमने में लगभग कितने घंटे लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं। कितने घंटे, 24 घंटे लगते हैं। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि एक घंटे के अंदर कितने अक्षांश, एक घंटे के अंदर कितने अक्षांश सूर्य के सामने से होकर निकल जाएंगे। तो आप 360/24 करेंगे तो एक घंटे में कितने अक्षांश कितने देशांतर निकल जाएंगे, 15 देशांतर रेखाएं निकल जाएगी। तो मतलब साफ हुआ इसका कि एक घंटे में कितने डिग्री गुजर जाती है पृथ्वी के सामने से होके या सूर्य के सामने से होके, 15 डिग्री गुजर जाती है। तो अब आप समझिए कि एक घंटे में अगर 15 डिग्री गुजरती है तो एक घंटा मतलब 60 मिनट हो गया। मतलब साफ है कि एक मिनट के अंदर एक डिग्री को पार करने में कितने मिनट लगेंगे, 4 मिनट। बहुत ही सरल पॉइंट है ये। इसको मैं एक सीधे शब्दों में अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लेते हैं कि आप खड़े हैं 4 डिग्री पे, आप खड़े हैं 4 डिग्री देशांतर रेखा के ऊपर और आपका कोई साथी खड़ा है 5 डिग्री देशांतर रेखा के ऊपर। अब 4 डिग्री और 5 डिग्री देशांतर रेखा मतलब 1 डिग्री का फर्क है। अब सूर्य की किरणें 5 डिग्री और 4 डिग्री तक पहुंचने में 4 मिनट का टाइम ले लेगा। मतलब आपके ये हुआ कि 5 डिग्री जो है, 5 डिग्री रेखा जब सूर्य के नीचे आएगी और जब 4 डिग्री नीचे आएगी तो इसके बीच में कितना डिफरेंस होगा, 4 मिनट का डिफरेंस होगा। तो एक देशांतर रेखा सूर्य के नीचे से होकर गुजरने में कितना समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है, महज 4 मिनट का समय लेती है। अब आप सोचिए अगर एक देशांतर रेखा सूर्य के सामने होके गुजरने में 4 मिनट का समय लेती है तो आपको पता है कि टोटल देशांतर रेखाएं कितनी है, 360। तो आप कहोगे कि सर जब एक रेखा 4 मिनट का समय लेती है तो 360 रेखाएं कितना समय लेगी, तो 360 गुना 4 कर लो। तो 360 गुना 4 करेंगे तो 1440 मिनट आ जाएंगे, और 1440 मिनट को अगर अपन घंटों में कन्वर्ट करते हैं तो 24 घंटे आ जाते हैं। ठीक है, तो एक ही बात हो गई। तो इसका सवाल कैसे बनता है, इसका सवाल बनता है कि 1 डिग्री देशांतर को सूर्य के सामने से होकर गुजरने में कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अब अपन बात को करते हैं शुरू। आपको पता है कि पृथ्वी जो है ये हमारे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कहां से, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और सूर्योदय हमेशा पूर्व में होता है। ठीक है, सूर्योदय साइड होता है पूर्व में, ये इस समय यहां पे होता है सूर्योदय। सबसे पहले सूर्य की किरणें पूर्वी क्षेत्रों पे पड़ेगी, और चूंकि जापान और इस इलाके में सबसे पहले पड़ती है इसलिए हम जापान वगैरह को सूर्योदय का देश कहते हैं। ठीक है, ये कितने सारे कमेंट कर रहा है, बीएड सेकंड ईयर वाले अलग हुए, ज्योग्राफी में कहां बीच में बीएड सेकंड ईयर वाले, इस कमेंट को ब्लॉक कर दो। इनको पढ़ना तो है नहीं, सेकंड ईयर वाले अलग होंगे कि नहीं होंगे, पढ़ाई कर ले भैया। अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो अलग होंगे तो भी आपका होना नहीं है, क्योंकि 20 लाख बच्चे हैं, सिलेक्शन तो 40,000 ही होंगे, बाकी सारों को तो सांत्वना नहीं मिलनी है। 20,000 बच्चों में से आप यूं मान के चलिए कि 20 लाख बच्चे हैं टोटल, उसमें से सिलेक्शन 40,000 होंगे, बाकी सारे सांत्वना पुरस्कार लेके आएंगे। तो अभी भी अगर ये पूछ रहे हैं कि हमें शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, उनको सांत्वना पुरस्कार ही मिलने वाला है, उससे ज्यादा कोई ट्रॉफी नहीं मिलेगी इनको। अभी जब इतनी सारी ज्योग्राफी की बात चल रही है उसमें भी आगे कि सर वो मुझे शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे। अब शामिल कर भी लिया तो आप क्या उखाड़ लोगे, क्यों, क्योंकि आप पढ़ते तो वैसे हो नहीं, आप पूरा दिन ये सवाल पूछते हो हमें शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे। पढ़ाई कर लो भैया, बीएड और एसटीसी करी क्यों थी, जब आपको पता है कि हमने कई इस टीचर बनने के लिए जो मौका है तो पढ़ लो, और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और जब हम अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो डेफिनेटली कभी सिलेक्शन होना भी नहीं है। ठीक है, अब एक संजय सिंह पूछ रहे सर 0 डिग्री को विषुवत रेखा क्यों कहते हैं। कल बहुत बढ़िया तरीके से समझा था कि 0 डिग्री को विषुवत रेखा क्यों कहते हैं। ठीक है, अब नहीं बताऊंगा, आप कल का वीडियो देखना, उसमें क्लियर किया हुआ है कि विषुवत क्या होता है, विषुव क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है, सारी चीजें क्लियर थी। ठीक है, अब वापस मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूं। तो अब देखिए, तो सूर्य पूर्व में उदय होता है और सबसे पहले किरणें यहां पड़ती है। अब आप इसको ग्लोब से समझना। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये मान लेते हैं सूर्य है।
ठीक है, ये सूर्य है और ये आप पृथ्वी देख रहे हो। अब आप जब इस पृथ्वी को ऐसे घुमाओगे तो सूर्य के सामने से होके पृथ्वी का सारा भाग निकलेगा और यूं कहिए कि आप जो है 360 डिग्री सूर्य के सामने से होकर निकलेगी। अब इसको यूं समझिए, ये सूर्य है, इनकी किरणें पृथ्वी के ऊपर पड़ रही है और ये आपकी पृथ्वी घूम रही है। तो अब आप समझिए कि 360 डिग्री पृथ्वी जो है वो सूर्य के सामने से होकर गुजरेगी। ठीक है, अब आगे समझिए, अब जो भाग इस सूर्य के सामने होगा वहां दिन होगा, जो भाग इसके विपरीत होगा उसे अपन रात कहते हैं, जो कि हम आगे घूर्णन गति और परिक्रमण गति में समझने वाले हैं। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि जैसे मान लेते हैं कि जो काली पट्टी है आप देख रहे होंगे, ये काली पट्टी जो है इसको मान लेते हैं कि 1% है, 1 डिग्री देशांतर रेखा है। अब ये 1 डिग्री से जैसे 2 डिग्री सूर्य के नीचे आएगी तब आपके 4 मिनट का समय लग चुका होगा। फिर जैसे 3 डिग्री आएगी तब 4 मिनट का समय और लग चुका होगा। जैसे 4 डिग्री आएगी उस समय 4 मिनट का समय और लग चुका होगा। जैसे 5 डिग्री आएगी जैसे उस समय 4 मिनट का समय आपके और लग चुका होगा। इसका मतलब साफ है कि 1 डिग्री जैसे जैसे आगे बढ़ेगी 4-4 मिनट का समय लगता जाएगा। तो अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि जैसे बहुत ही सामान्य सवाल पूछ लेता हूं कि सिंपल सा, जैसे ये है आपके 0 डिग्री यहां पे और हमारा भारत है यहां पे करीबन यहां पे 82.5 डिग्री के ऊपर आया हुआ। अब सूर्य उदय पहले कहां पे होगा? तो आप कहोगे सर सूर्य उदय पहले पूर्व की दिशाओं में होता है, तो सूर्य उदय पहले भारत में होगा। सबसे पहले इधर जापान में आएगा, इन द्वीपीय क्षेत्रों में आएगा, ऑस्ट्रेलिया में सूर्योदय होगा, उसके बाद इधर चाइना इन क्षेत्रों में सूर्योदय होगा, फिर भारत में सूर्योदय होगा, फिर आगे आगे सूर्योदय होता होता ये क्षेत्र जैसे जैसे पृथ्वी जैसे जैसे सूर्य के सामने जाएगी सूर्योदय होता जाएगा, यहाँ पे बाद में आएगा सूर्योदय। ठीक है, तो ध्यान रखना सूर्योदय सबसे पहले इधर होगा और फिर ये समय आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है यहाँ पे कि जैसे जैसे हम, ध्यान से अब सुनना, अब आती है मेन बात, ये है पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है? पूर्वी गोलार्ध है। और ये है कौन सा गोलार्ध? पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, ये पश्चिमी गोलार्ध है। ये 0 डिग्री के इस साइड में पश्चिमी गोलार्ध, इस साइड में आपका पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, अब आप इसको समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है वो मेन पॉइंट पे अपन पहुंच रहे हैं अभी। अब पूर्वी गोलार्ध के अंदर जैसे जैसे आप 0 डिग्री की ओर आओगे, जैसे जैसे आप 0 डिग्री की ओर आओगे वैसे वैसे आपके समय घटता जाएगा। ध्यान रखना, जैसे जैसे 0 डिग्री की ओर आओगे समय घटता जाएगा और जैसे जैसे हम इधर जाएंगे वैसे वैसे आपके समय बढ़ता जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि भाई भारत इंग्लैंड से कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। भारत का समय 5.5 घंटे क्यों आगे? क्योंकि भारत की टाइमलाइन आपको पता 82.5 डिग्री है, तो 82.5 डिग्री की गुणा 4 कर दो तो 5.5 घंटे की ओर आते हैं। तो जैसे जैसे आप, जैसे मान लेते हैं बढ़ता कैसे जाएगा, और मान लेते हैं कि यहाँ पे 12 बजे है, तो यहाँ 12 बजे है इंग्लैंड के अंदर, तो भारत में उस समय 5:30 बजे होंगे, 5:30 बजे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम 0 डिग्री से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे 0 डिग्री से पूर्व की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे समय बढ़ता जाता है और पूर्वी गोलार्ध में जैसे जैसे 0 डिग्री की ओर आते हैं वैसे वैसे समय घटता जाता है। और अगर मैं इसको इस स्थान पे लागू करूं कि जैसे जैसे 0 डिग्री से आप पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाओगे, जैसे जैसे 0 डिग्री से पश्चिमी गोलार्ध में, मतलब ये हुआ कि ये पश्चिमी गोलार्ध अमेरिका की तरफ, यहां से जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो वैसे वैसे आपके क्या होगा आप बता दीजिए। अगर इधर आएंगे तो ये प्लस होगा, इधर जाएंगे तो आपके माइनस होगा। मतलब साफ है कि जैसे जैसे हम, जैसे जैसे इंग्लैंड से या 0 डिग्री से अपन 180 डिग्री इधर बढ़ेंगे पश्चिमी गोलार्ध में, वैसे वैसे समय घटता जाएगा और जैसे जैसे इसके नजदीक आएंगे समय आपके बढ़ता जाएगा। ये आपको बढ़िया तरीके से प्लस माइनस को याद रखना है। तो अब देखिए ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सबसे पहले सूर्योदय इधर होगा, उसके बाद जैसे जैसे जाएंगे आपके सूर्योदय बाद में होता जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको मैं समझाने लगूं तो करीबन 1-1.5 घंटा यहीं पे लग जाएगा, इसलिए मैं इसको बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो ये 0 डिग्री है, इससे अगर आप पूर्व की तरफ जाओगे, इससे आप पूर्व की तरफ जाओगे तो आपके समय जो है वो बढ़ता जाएगा और पश्चिम की तरफ जाओगे तो समय घटता जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको अब कई बार क्या करते हैं,
परीक्षक प्रश्न को थोड़ा सा घुमा देता है। कैसे घुमाता है कि 0 डिग्री की तरफ जाना है। अब यहां से तो मैंने सवाल ये किया कि 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाओगे तो, या 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाओगे तो समय ये होगा। कई बार क्या करते हैं कि पूर्वी गोलार्ध में 0 डिग्री की ओर आते हैं तो समय क्या होता है, और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में 0 डिग्री की ओर आते हैं तो समय क्या होता है। इस टाइप से भी कई बार सवाल है वो बन जाता है। इस बात का आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप इस प्रकार ध्यान रखोगे तो फिर आपकी दिक्कत है वो नहीं आएगी। इसको मैं आगे अपन बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, लेकिन अभी आप सामान्य इसको समझ लीजिए। अब सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, अब जो समय आगे बढ़ेगा वो फर्क कितना पड़ेगा। अब 15 डिग्री पर 1 घंटे का फर्क पड़ता है, क्योंकि 1 डिग्री पर 4 मिनट का फर्क हुआ तो 15 डिग्री पर 1 घंटे का फर्क होगा। मतलब आप समझिए कि इस 15 डिग्री तक 1 घंटा, फिर आगे 30 डिग्री 2 घंटे, 45 डिग्री 3 घंटे, 60 डिग्री 4 घंटे, और उसके बाद में फिर आपके 90 डिग्री 5 घंटे, ठीक है। नहीं 90 नहीं, सॉरी 75 डिग्री 5 घंटे, ये 5 घंटे, ठीक है। फिर 90 डिग्री 6 घंटे। तो इस हिसाब से समय है वो आपके लगातार जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे समय बढ़ता जाएगा, और फिर जैसे जैसे इधर से वापस 0 डिग्री की ओर आओगे तो 6 5 4 3 समय क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अब सॉरी घटता जाएगा। तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है कि जब आप इधर पूर्व से पूर्वी गोलार्ध में आप 0 डिग्री की ओर आओगे तो आपके समय घटता जाएगा, और 0 डिग्री से पूर्वी गोलार्ध की ओर इधर पूर्व की ओर बढ़ोगे तो समय बढ़ता जाएगा। इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। पश्चिम में घटेगा पूर्व में बढ़ेगा, वो आप अपने स्तर से कैसे देख रहे हो। पश्चिम में घटेगा पूर्व में बढ़ेगा, हाँ ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज है, अगर ये पूछ लिया कि पूर्वी गोलार्ध में जैसे जैसे 0 डिग्री की ओर आओगे तो समय बढ़ेगा, और पश्चिमी गोलार्ध में जैसे जैसे 0 डिग्री की ओर आओगे तो समय आपके बढ़ता जाएगा, तो इसका भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ठीक है। बाकी दो कई बार तो मुझे ये लगता है कि आप पिछले रीट 19 से चल रही है, कम से कम 19 से मामला चल रहा है, 19 20 और 2.5 साल हो गए। इस 2.5 साल के अंदर, चलो ये टॉपिक बाद में दिया है, 7 महीने तो हो गए इस टॉपिक को मतलब दिए हुए, उसके बावजूद अभी भी आप उसको समय निकालना नहीं सीखे अभी तक। तो तब थोड़ा सा हमें दुख होता है कि फिर समय क्यों नहीं निकाल पा रहे आप। चलो मैं इसको और आगे क्लियरफाई करता हूं। ये चीज तो आपको याद रखनी। अभी तक हम 0 डिग्री पे ही चल रहे हैं, इस पे चल रहे हैं, यहाँ पे कहां गया, हाँ ये इस पॉइंट को समझ रहे हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा को। तो अब आगे एक और पॉइंट, यहां पे एक और चीज आपको ध्यान रखनी है। किसी भी देश का समय 2 टाइप का होता है, ठीक है। ये समझते आपको पीछे वाली बात समझ में आ जाएगी। एक होता है स्थानीय समय, लोकल टाइम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब सबसे खास बात क्या है, ये सारी की सारी बातें 6ठी क्लास में पढ़ी है, और 6ठी क्लास की बातें आपको अभी तक समझ में नहीं आई। एक होता है लोकल टाइम, एक होता है मानक समय। मानक समय जैसे अपन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, ठीक है। लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय। किसी भी देश में 2 टाइप का समय होता है। अब जो लोकल टाइम होता है इसको ज्ञात किया जाता है देशांतर रेखा के आधार पर। विद्यार्थी एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि देशांतर रेखा पर समय हमेशा समान रहता है। कैसे, समझाता हूं। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि प्रत्येक देशांतर रेखा पर समय हमेशा समान रहता है। कैसे, जो समय 8 डिग्री देशांतर रेखा पे है वो पूरी 8 डिग्री देशांतर रेखा पर वही उतने ही बजे होंगे। 10 डिग्री देशांतर रेखा पर जो समय होगा वो 10 डिग्री देशांतर रेखा चाहे रूस की हो, चाहे इंडिया से गुजरती, कहीं से भी गुजरती हो ग्लोब पर, उस 10 डिग्री पर समय हमेशा समान रहेगा। 20 डिग्री कोई देशांतर रेखा है तो 20 डिग्री के ऊपर समय हमेशा समान रहेगा, क्योंकि सूर्य की किरणें पूरी 20 डिग्री पर आपके एक ही समय पड़ेगी। 30 डिग्री देशांतर रेखा है तो 30 डिग्री पूरी की पूरी उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध पूरी की पूरी आपके एक प्रकार से उस समय अगर 8 बजे है तो पूरी की पूरी 30 डिग्री पर 8 ही बजे होंगे, चाहे वो किसी भी देश से होकर गुजर रही हो। चाहे 0 डिग्री है तो 0 डिग्री के ऊपर अब 12 बजे है तो 0 डिग्री पूरी पर 12 बजे होंगे, चाहे वो 0 डिग्री अफ्रीका से गुजर रही हो, चाहे 0 डिग्री यूरोप से गुजर रही हो। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना विद्यार्थियों कि देशांतर रेखा पर समय हमेशा सेम होता है। देशांतर रेखा पर समय समान रहेगा। अक्षांश के साथ ऐसा नहीं है, अक्षांश रेखा में समय बदलता जाता है। ये उसकी 8वीं विशेषता लिख सकते हो आप। देखिए सबसे पहली चीज, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, जैसे मैं बात करता हूं भारत की,
भारत में 82 डिग्री गुजर रही है। अब 82 डिग्री पर अगर मान लेते हैं कि हम 5 बजे हैं, तो जिस जिस देश से 82 डिग्री गुजर रही है उस पूरी 82 डिग्री पर 5 बजे होंगी। ठीक है, वो अलग बात है कि प्रत्येक देश ने अपना मानक समय अलग कर रखा हो, लेकिन लोकल टाइम हमेशा समान रहता है विद्यार्थियों, लोकल टाइम हमेशा समान रहता है। जैसे 0 डिग्री पे हम कहते हैं कि 12 बजे, अब वो 0 डिग्री चाहे लंदन से गुजरे, चाहे अफ्रीका से गुजरे, चाहे फ्रांस से गुजरे, चाहे स्पेन से गुजरे, किसी भी देश से गुजरेगी, तो 0 डिग्री पे अगर 12 बजे है तो पूरी दुनिया में 0 डिग्री जिस जिस जगह से गुजरेगी वहां पे 12 ही बजे होंगे। तो प्रत्येक देशांतर रेखा पर समय समान होता है और इसे हम कहते हैं लोकल टाइम। क्या कहते हैं? लोकल टाइम कहते हैं, जो कि हम क्या करते हैं, सामान्यतः हम लोकल टाइम को सूर्य के आधार पर ज्ञात करते हैं। जब सूर्य की किरणें ऊपर होती है और व्यक्ति की परछाई सबसे छोटी होती है तब हम कहते हैं दोपहर का समय हुआ है, और परछाई जब व्यक्ति की अब खुद से बड़ी हो जाती है तब हम कहते हैं कि सूर्यास्त या सूर्योदय का समय है। ठीक है ना, तो लोकल टाइम ऐसे ज्ञात किया जाता है। लोकल टाइम एक्चुअल टाइम होता है। देखिए अपन एक सामान्य बात करते हैं, जैसे मान लो कि आपका भाई कहीं अरुणाचल प्रदेश में पोस्टिंग है और आप बाड़मेर जैसलमेर में बैठे हैं, तो आपको पता है कि बाड़मेर जैसलमेर और अरुणाचल प्रदेश के बीच में करीबन 30 देशांतरों का फर्क है, मतलब 2 घंटे का फर्क आ जाता है। हालांकि टाइम तो सभी का सेम है। अब देखिए, अब वो सुबह जब उठा है वहां पे, मान लो वो 5 बजे है, वो आर्मी में है और 5 बजे उठ गया। 5 बजे उठ के उसने जब अपने घर पे फोन किया, जब वहां पे 5 बजे है ना, तो डेफिनेटली बजे तो अपने जैसलमेर बाड़मेर में ही 5 ही है, लेकिन स्थिति ऐसी होती है कि हमारा टाइम उससे 2 घंटे पीछे रहेगा। 2 घंटे कैसा रहेगा? पीछे रहेगा। मान लेते हैं ऐसे, ये देखिए, यहां से अगर यहां से यहां तक आएंगे तो समय आपके थोड़ा सा पीछे जाएगा। मतलब ये हुआ कि वो 5 बजे उठा है तो हमारे यहाँ पे स्थितियां सुबह 3 बजे जैसी होगी। अब वो 5 बजे उठ के अपने को जब घर पे कॉल करेगा तो आप समझिए कि हमारे घर पे उस समय 3 बजे जैसी स्थिति होगी, कोई उठा हुआ नहीं होगा। तो लोकल टाइम क्या हुआ? लोकल टाइम ये हुआ, मान लो अपना भाई फौजी है और 6 बजे उठा सुबह, उसने 6 बजे उठ के कॉल किया, लेकिन हमारे यहाँ पे वो स्थिति होगी 4 बजे जैसी, बिल्कुल अंधेरा। मान लो उसने 8 बजे कॉल किया, यहाँ 7 बजे कॉल किया, तो हमारे यहाँ स्थिति होगी 5 बजे जैसी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम है वो इस हिसाब से समय देखते हैं तो उसे हम कहते हैं लोकल टाइम। तो लोकल टाइम हर जगह का, हर देशांतर का अलग अलग होता है। लोकल टाइम हर देशांतर का कैसा होता है? अलग अलग होता है। इस बात का अच्छी तरीके से ध्यान रखना। लोकल टाइम हर देशांतर का अलग अलग होता है और प्रत्येक देशांतर पर समय हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो लोकल टाइम हर देशांतर का 360 ही देशांतर का लोकल टाइम अलग होगा। विद्यार्थियों ध्यान रखना। और अलग क्यों होगा? क्योंकि प्रत्येक देशांतर रेखा पर 4 मिनट का गैप तो आ ही जाएगा। मान लेते हैं कि 0 डिग्री पर आपके 12 बजे है, तो 1 डिग्री पर 4 मिनट का समय जो है वो आगे चला जाता है। तो आपके लोकल टाइम अगर अपन देखें तो पूरी दुनिया में 360 लोकल टाइम होंगे। पूरी दुनिया में 360 लोकल टाइम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक देशांतर रेखा का समय अलग है, और प्रत्येक देशांतर रेखा पर समय अलग होगा और एक ही देशांतर रेखा पर समय समान होगा। समझ में आया? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। भाई एक बार सहमति दे दीजिए, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि केवल मेरे को ही समझ में आ रहा हो। ठीक है ना? हाँ सही है, ये पलक झुंझुनवाला सही कह रही है कि हाँ ठीक है। अब ये टेस्ट सीरीज वगैरह की इसमें बीच में बात ना करो। आप भूगोल चल रही है, बीच में भूगोल ही चलने दो बस। जिसमें जिस चीज में डूबे हुए हो वही में डूबे रहो अभी, बाकी बाकी बातें बाद में। ठीक है, तो देखिए हाँ बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ में आ रहा। तो बस देखो, टीचर की सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि चिंता ये नहीं होती है कि मैं पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, कि मुझे आता नहीं है। समस्या इस बात से होती है, टेंशन उसको इस बात से होती है कि मैं मेरी बात को आप तक डिलीवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। टीचर हमेशा इस टेंशन में रहता है कि मैं मेरी ज्ञान को बच्चों को समझाऊं कैसे। तो आप समझ गए होंगे, जैसे ये 0 डिग्री है तो पूरे देशांतर रेखा पर समय समान होगा और हर देशांतर रेखा का अपना अलग समय होगा। सभी देशांतर रेखाओं का अपना अलग समय होगा और प्रत्येक देशांतर रेखा का समय समान होगा और हर देशांतर रेखा का समय अलग होगा। ध्यान रखना कि प्रत्येक देशांतर रेखा का समय, प्रत्येक देशांतर रेखा पर समय समान होगा और हर देशांतर रेखा का अपना अलग समय होगा। हर देशांतर रेखा का अपना अलग समय होगा, अपना हर देशांतर रेखा का अलग समय होगा। तो अब आप समझ गए होंगे और इसी अलग समय को हम कहते हैं एक प्रकार से लोकल टाइम।
ठीक है, लोकल टाइम बोलते हैं। तो अगर अपन भारत की बात करेंगे तो भारत के मानचित्र को देखेंगे तो लगभग 30 वहां से देशांतर रेखाएं गुजरती है, और 30 देशांतर रेखाएं गुजरती है, इसका मतलब भारत के अगर लोकल टाइम में बात करेंगे तो भारत में 30 लोकल टाइम हो जाएंगे। और अगर टाइम भिन्न भिन्न हुआ तो ट्रेनें टकरा जाएगी, ऑफिसेस का दिक्कत हो जाएगी, हर जगह दिक्कत ही दिक्कत होगी। इसलिए सरकारों ने क्या किया, सरकारों ने स्टैंडर्ड टाइम बनाने का निर्णय लिया, और हर देश ने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया। किसके सापेक्ष बनाया, वो आपके उसके सापेक्ष बनाया, 0 डिग्री GMT के सापेक्ष बना दिया। तो मानक समय क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइमलाइन होता है। इसमें आपके देशांतर पर क्या समय हुआ ये नहीं देखा जाता, लेकिन हमने जो एक प्रमाणिक देशांतर मानी है उस पर क्या समय हुआ वो हमारी घड़ी उस हिसाब से चलेगी। आज मेरी घड़ी में अब अगर जैसे 7:30 बजे है, ये मेरे देशांतर के नहीं है। जैसे मैं मान लो 70 डिग्री पे खड़ा हूं तो ये 70 डिग्री का टाइम नहीं है, मेरी घड़ी में जो टाइम हुआ है ये है 82.5 डिग्री का टाइम। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने ये कहा है कि 82.5 डिग्री का जो टाइम होगा वो आपके पूरी दुनिया का पूरे भारत का वो टाइम रहेगा, पूरे भारत की घड़ियां वहीं पे चलेगी। तो जो 82.5 डिग्री है, सबसे खास बात देखिए, भारत की टाइमलाइन किसको बनाया गया है, 82.5 डिग्री आपके जो पूर्वी देशांतर है, इसको भारत की समय रेखा भारत सरकार ने बनाया था 1906 के अंदर। तो देखिए अब 82.5 डिग्री का जो लोकल टाइम है ये आपके पूरे भारत का प्रमाणिक टाइम भी है। तो अगर आपसे ये पूछे कि पूरे भारत में किस देशांतर रेखा का लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम सेम है, देखिए कितना मस्त सवाल बनता है कि पूरे भारत के अंदर कौन सी एक रेखा है जिसका लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम सेम रहेगा। तो लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा का सेम रहेगा, वो रहेगा 82.5 डिग्री का। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने ये कहा है कि 82.5 डिग्री हमारी स्टैंडर्ड टाइम लाइन होगी, और 82.5 डिग्री पर जो टाइम होगा वो पूरे भारत का टाइम माना जाएगा। ऐसा भारत सरकार ने 1906 में ही तय कर लिया था। इस बात को आप समझना। तो 82.5 डिग्री भारत का टाइम है, ठीक है। 82.5 डिग्री भारत के साथ में श्रीलंका का भी है, नेपाल का भी है। तो 82.5 डिग्री ही ऐसी एकमात्र रेखा है भारत की जिसका लोकल टाइम भी वही है और स्टैंडर्ड टाइम भी वही है। तो हमारी जो घड़ियां हैं, आपकी घड़ी में जो 7:30 बजी है, तो अब आप समझिए कि आपकी घड़ी में जो 7:30 बजे है, ये 7:30 आपकी घड़ी में बजे है, ये आपके देशांतर का टाइम है या 82.5 डिग्री का टाइम है। तो आप कहोगे सर ये हमारे देशांतर का टाइम नहीं है, ये किसका टाइम है, ये 82.5 डिग्री का टाइम है। हमारे देशांतर का टाइम होता तो वो कौन सा होता, लोकल टाइम होता, इसकी कोई मान्यता नहीं है। तो सिंपल सा मैटर है। तो हर देश ने अपना इस प्रकार से टाइमलाइन, स्टैंडर्ड टाइमलाइन बना रखी है, और इन्होंने कितने टाइमलाइन पूरी दुनिया में 24 टाइमलाइन बना रखे हैं, प्लस एक यूनिवर्सल टाइम। तो पूरी दुनिया में कुल कितने टाइम जोन है, तो पूरी दुनिया में आपके 25 टाइम जोन हो जाएंगे। आपके यूं कहिए कि ऐसा माना जाता है कि 15 डिग्री पर एक माना जाता है। तो टोटल दुनिया में 25 टाइम लाइन बनाई गई है, जिसमें 24 तो ग्लोब के ऊपर है और एक यूनिवर्सल टाइम जोन है। यूनिवर्सल क्या होता है, जब एरोप्लेन चलते हैं, तो एरोप्लेन जब चलते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल टाइम जोन के आधार पे चलते हैं। तो पूरी दुनिया का एक ही रहता है वहां पे, ठीक है। तो यूनिवर्सल टाइम जोन एक वो है, और 24 ये, तो टोटल 25 है। रूस में सबसे अधिक है। अगर अपन भौगोलिक रूप से बात करें तो रूस में सबसे अधिक है। अगर द्वीप भी साथ में ले, द्वीप वगैरह साथ में लेते हैं तो फ्रांस में रूस से भी ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन एक ही भौगोलिक भूमि की बात करें तो रूस में सबसे अधिक है यहाँ पे। तो ये है आपके टाइम जोन। तो ये मानक समय रेखा क्या होती है, लोकल टाइम नहीं होता, मानक समय रेखा वो होती है, वो रेखा वो होती है जिस पर जो टाइम होगा पूरे देश की घड़ी उसी के ऊपर काम करेगी, ठीक है। तो पूरी दुनिया में करीबन ये 24 मानक समय रेखाएं और एक स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, तो कुल आपके 25 समय जोन हो जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। तो अब आप समझ में आ गया होगा कि स्थानीय समय क्या होता है और मानक समय क्या होता है, ठीक है। मानक समय जो है इसको आप यूं समझिए, जैसे ये अपन बात करते हैं यहाँ पे, ये है भारत का 82.5 डिग्री रेखा, ठीक है। आप पता करना, आज घर जाके इसको अच्छे से समझना भी कि 82.5 डिग्री रेखा के बारे में कि कहाँ से गुजरती है। हम कहते हैं उसको इलाहाबाद से गुजरती है, इलाहाबाद के पास में मिर्जापुर से गुजरती है, जैसे कई बार नैनी वगैरह ऐसे नाम भी दिए जाते हैं। तो वहां से जो गुजरती है रेखा, तो इस रेखा को पूरे भारत को एक प्रकार से
टाइमलाइन के रूप में दर्जा दिया गया। अब ये जो हमारी रेखा है, यह रेखा आपके इस 0 डिग्री के सापेक्षता कितनी आगे है, 5.5 घंटे आगे है। मैंने बताया ना आपको कि 0 डिग्री से जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध में 0 डिग्री से जैसे जैसे दूर जाएंगे, पूर्व की ओर जाएंगे, वैसे वैसे समय बढ़ता जाएगा। तो हमारा समय कितना आगे है इंग्लैंड से, 5.5 घंटे। क्यों आगे है? क्योंकि हम इंग्लैंड से कितने घंटे आगे है, जीएमटी से कितने डिग्री आगे है, 82.5 डिग्री आगे। और 82.5 गुना 4 करोगे तो बराबर 5.5 घंटे आ जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि भाई हम जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है और हमारे से इंग्लैंड, अमेरिका और भी बहुत सारा पीछे हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का बढ़िया तरीके से ध्यान रखना। और जापान हमसे भी आगे है। ठीक है, इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना। एक सामान्य सवाल ले देता हूं और उसके बाद इसको खत्म करके हम आते हैं डेट लाइन के ऊपर। ठीक है, सामान्य सवाल सुनिए मेरा कि बहुत ही सिंपल सवाल दे रहा हूं कि जो बिडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति है, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, यहां पे अमेरिका आ जाता है, यहां पे अपन मान लेते हैं 75 डिग्री पे। 75 डिग्री ये है आपके पश्चिम का इलाका। ठीक है, ये अमेरिका। और 82.5 डिग्री पे है भारत। ठीक है, पूर्वी 82.5 डिग्री पूर्वी और 75 डिग्री पश्चिम में है अमेरिका। अब मुझे सिर्फ एक का आपसे उत्तर ये चाहिए कि अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका के समय के अनुसार 20 जनवरी, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप उत्तर दोगे, 20 जनवरी को सुबह 10 बजे शपथ लेता है। ठीक है, ध्यान रखना कि अमेरिका का राष्ट्रपति 20 जनवरी को सुबह 10 बजे शपथ लेता है। उस समय भारत में क्या समय हुआ होगा? बस मुझे इसका एक उत्तर दे दो आप, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है। ठीक है, देखो घटाना बढ़ाना प्लस माइनस सब आपके सामने है। अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका 75 डिग्री पे है और भारत 82.5 डिग्री पे है। तो आपको क्या पता करना है? आपको ये बताना है कि 20 जनवरी सुबह 10 बजे जब अमेरिका का राष्ट्रपति भाषण दे रहा था, उस समय भारत में समय क्या हुआ होगा। ठीक है, आपको इसका उत्तर निकालना है। आपके सामने अक्षांश रेखाएं, देशांतर सामने लिखे हुए पड़े हैं और टाइम मैंने ऑलमोस्ट सब बता दिया। आपको करना क्या है? 3 चीजें करनी है। ठीक है, सबसे पहले ये देखना है कि कुल कितने देशांतर रेखाओं का गैप आ रहा है। तो 82.5 देशांतर रेखा का गैप आ रहा है, इधर 82.5 का गैप आ रहा है, प्लस 75 इधर, तो 75 का ये गैप हो गया। तो अब आप सबसे पहले क्या करो? देशांतर रेखाओं का योग कर लो। सबसे पहले देशांतर रेखाओं का योग कर लो। अब देशांतर रेखाओं का जब योग करोगे 82.5 प्लस 75, ठीक है, अब ये देशांतर रेखाओं का योग हो गया 157, 157.5 हो गया। अब आप समझिए कि भारत और अमेरिका के बीच में पहला चरण, आपको जब भी किसी क्षेत्र का टाइम ज्ञात करते हो तो पहला चरण आपका क्या होना चाहिए? पहला चरण आप क्या करोगे? देशांतरों की संख्या ज्ञात कर लो कि दोनों के बीच में कितने देशांतर का गैप है। तो दोनों के बीच में कितने देशांतर का गैप है? 157.30 का। ठीक है, ये अनुमानित माने हैं मैंने। 75 इधर और 82.5 इधर, ये योग हो गया 5 और 2 7, 8 और 7 15, 157.30 मतलब 157.5। ठीक है, अब पहला चरण आपको ये करना है। दूसरा चरण क्या करना है? पहला चरण करने के बाद में दूसरा चरण करना है कि जितने देशांतर का गैप है उसको 4 से गुणा कर दो। 4 से गुणा कर दो। अब आप 157.30 को 4 से गुणा कर दो। तो अब जब आप 157 को इससे गुणा करोगे तो कितने बचेंगे? देखो, मतलब 630 हो जाते हैं। ऐसे 630 कर लेते हैं मोटे मोटे तौर पे। 630 का मतलब हो गया आपके 10.5 घंटे। कितने घंटे? 10.5 घंटे मोटे मोटे तौर पे। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो देख लेना, कोई नहीं। 10.5 घंटे का फर्क होगा। अब आप समझिए कि अमेरिका और भारत के समय के बीच में 10.5 घंटे का फर्क आएगा। अब आपको तीसरा चरण क्या करना है? ठीक है, अब 10.5 घंटे घटाए या बढ़ाए, बस इतना सा ध्यान देना है। अगर ये 10.5 घंटे आपको घटाने बढ़ाने आ गए तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझिए, अब भारत है इस जगह पे, यहां पे, और अमेरिका है इस जगह पे। अब आप देखिए, पूर्वी गोलार्ध में 0 डिग्री की तरफ जाओगे तो समय घटता जाएगा, और फिर 0 डिग्री से अमेरिका की तरफ जाओगे फिर भी समय कंटिन्यू घटता जाएगा। मतलब ये हुआ कि यहां का जो समय होगा
उसमें हमारे को क्या करना है, अब ये भारत से 10.5 घंटे, डेफिनेटली भारत उससे 10.5 घंटे आगे होगा, ठीक है, भारत उससे 10.5 घंटे आगे होगा। अब देखिए, अब बात आती है 20 जनवरी सुबह 10 बजे, तो अब आप आराम से ज्ञात कर सकते हो कि सुबह 10 बजी है तो भारत इस 10 बजे से 10.5 घंटे आगे है। अब 10.5 घंटे आगे क्या कैसे करोगे, अब शपथ भले 19 जनवरी को ही ले, अपने को क्या करना, अपन एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, खाली एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं कोई जीके नहीं बता रहा हूं यहां पे, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब सुबह 10 बजे से आप 10 बजे 10 घंटे 10.5 घंटे और जोड़ दो। अब सुबह के 10 बजे हैं तो रात को 10 बजे कितने घंटे हो जाते हैं, 12 घंटे, उसमें से आप 2 घंटे घटा दो तो सीधी सी बात है 8 बज जाते हैं। तो 20 जनवरी की सुबह 10 बजे इन्होंने लिया है, तो इसके 10.5 घंटे और जोड़ दोगे तो आपका उत्तर है वो परफेक्ट उत्तर निकलेगा। शाम के 8:30 बजे के आसपास जो है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 चीजें आपको करनी है। सबसे पहली चीज कि दोनों देशों के बीच में देशांतरीय डिफरेंस कितना है, उसके बाद में जितना डिफरेंस आता है, जितना डिफरेंस आएगा उसको आप 4 से गुणा कर दो। 4 से गुणा करने के बाद में उसको घंटे में कन्वर्ट कर दो। जैसे ये 630 हो गए, 630 मिनट है टोटल, ठीक है, 630 मिनट है, इस 630 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर दो तो 10.5 घंटे के आसपास हो जाते हैं। 10.5 घंटे, 10 घंटे में 600 मिनट और पीछे 30 हो जाते हैं। अब 10.5 घंटे का डिफरेंस आएगा और 10.5 घंटे के डिफरेंस को क्या करना है हमें, उस 10.5 घंटे के डिफरेंस को हमें घटाना है या जोड़ना है। अब आप देख लो आराम से कि यहां पे बैठे हैं, यहां तक जाएंगे तो ये घटता जाएगा, इन प्लस माइनस के निशान आपको याद रखने। तो 20 जनवरी के दिन ही रात के 8:30 बजे आपके हमें पता चल जाएगा कि ये आंकड़ा, ये शपथ लेने का काम हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुबह 10 बजे का काम है तो रात को 8:30 बजे अपने को पता चल जाएगा। तो आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं, सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या फॉलो करना है, दोनों के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल देशांतरीय गैप है वो ज्ञात करो, पहला काम ये कर लेना। दूसरा काम क्या करना है, जो देशांतरीय गैप आता है उसको 4 से गुणा कर लो, इतना काम आराम से आप कर लोगे। उसके बाद में तीसरा अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, गैप ज्ञात करते हो, अगर ईस्ट और वेस्ट दिया हुआ है तो आप जोड़ दो, अगर एक में पश्चिम लिखा है एक में पूर्व लिखा है तो दोनों जोड़ दो। अगर एक ही लिखा है, जैसे मान लो 82.5 और इधर, तो फिर गैप आपके अलग होगा। जैसे मान लो कि यहाँ 82.5 है, इधर 110 है, तो इसके बीच का गैप है वो, जैसे मान लेते ये 80 है और 110 है तो ये गैप 30 ही होगा। आप ऐसा ना करो 80 और 110 को जोड़ दे तो पूरा गड़बड़ काम हो जाएगा। अगर सेम ही गोलार्ध है तो फिर आप घटा के ज्ञात करो, अगर अलग अलग गोलार्ध है तो दोनों के दोनों आप जोड़ दो। अब जैसे यहाँ पे दोनों गोलार्ध अलग थे तो हमने क्या किया, 75 और इसको 82 को जोड़ दिया। अगर ये सेम ही होता, अगर 10.5 घंटे समय घटेगा नहीं बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि भारत अमेरिका से आगे चलता है, घटाना नहीं है समय। क्योंकि देखो जब इस गोलार्ध में 20 तारीख होगी तो भारत में 21 तारीख होगी, ठीक है ना, हमारा समय जो है वो आगे चलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमारा 5.5 घंटे है तो जब यहाँ पे 12 बजे होंगे, यहाँ पे और भी कम बजा हुआ होगा। तो जैसे जैसे आप इधर जाओगे आपको समय क्या करना पड़ता है, समय घटाना पड़ता है। सॉरी, एक मिनट, हाँ अब उल्टे चले गए, अपन सब उल्टे चले गए। देखिए क्या करना था, ये 10.5 घंटे का जो समय है ये हमारे से पीछे होंगे, मतलब हम इनसे 10.5 घंटे आगे होंगे, ठीक है ना। अपन बिल्कुल सही चल रहे थे और सही है एकदम, 10.5 घंटे हम इनसे आगे होंगे, मतलब 8:30 बजे हमारे भारत में कितने बजे होंगे, मैं लिख लेता हूँ, 8:30 बजे होंगे और वो 20 जनवरी के ही 8 बजे होंगे शाम के समय का, ठीक है। और इसमें से 10.5 घटाओगे तो आपको 20 जनवरी की सुबह 10 बजे मिल जाएगी। बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 3 स्टेप फॉलो करने। सबसे पहले देशांतरी रेखाओं की काउंटिंग करनी, उसके बाद में उसको 4 से गुणा करना है और उसके बाद में समय को आपको इस प्लस माइनस के अनुसार घटाना बढ़ाना है, आपका उत्तर निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारे एक प्रकार से इसका फंडा पूरा, ठीक है। मैं वापस एक बार ले जाता हूं यहाँ पे। तो 0 डिग्री देशांत रेखा के ये सारे इंपोर्टेंस है कि 0 डिग्री देशांत रेखा का क्या क्या इंपोर्टेंस था। अगर फिर भी अभी आपको समझ में नहीं आया है तो आप क्या करना, एक बार 6ठी क्लास को देख के उसमें 1-2 एग्जाम्पल होंगे और देख लेना, तो क्या पता समझ में हो रहा जाए, क्या पता थोड़ा बहुत नहीं आया है तो, क्योंकि मेरी एक सीमा है, इसको ज्यादा और खूब खींच नहीं सकते यहाँ पे। अब मैं आता हूं 180 डिग्री पे, दूसरी जो इंपॉर्टेंट रेखा है उसके ऊपर आ रहा हूं। अब मैं ये मिटा रहा हूं यहां पे और दूसरी रेखा पे आता हूं।
ठीक है। अब देशांतर रेखाओं में दो ही रेखाएं महत्वपूर्ण है। एक रेखा महत्वपूर्ण है कौन सी, 0 डिग्री GMT, जो कि पूरी दुनिया का टाइम तय करती है, और दूसरी रेखा महत्वपूर्ण है 180 डिग्री। ठीक है, अब अपन बात करेंगे 180 डिग्री के ऊपर। सबसे पहले मैं यहां लिख लेता हूं, ये है पूर्वी गोलार्ध और ये है हमारा पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध को रेखा बांटती हैं कौन सी, 0 डिग्री बांटती है। इसके बारे में हमने अभी बात कर ली। ठीक है, इधर इधर जाओगे तो समय आपके प्लस होता जाएगा, इधर जाओगे तो समय माइनस होता जाएगा। अब मैं बात आता हूं 180 डिग्री के ऊपर। ठीक है सर, हाँ वो कंफ्यूज तो नहीं किसी, देखो ऐसा होता है कि जब हम क्या पता आप लोगों के ऊपर अगर थोड़ा सा विश्वास कर लूं कि सही है सर टाइम थोड़ा पीछे जाएगा, तो हमें भी थोड़ा देखना पड़ता है कहीं पीछे तो नहीं कर दिया हमने ऐसे। ठीक है, तो वो कंफ्यूज नहीं है बिल्कुल। आप जब भी ये टाइम निकालना होता है तो मैं हमेशा यही करता हूँ, सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करता हूँ कि पहले देशांतरी गैप निकाल दो, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 2 अलग अलग गोलार्ध है तो देशांतरों को जोड़ दो, अगर आपकी सेम ही गोलार्ध है तो देशांतर आपस में घटा दो, और उसके बाद में आपका क्या होगा कि वो आपको देशांतरी गैप मिल जाएगा। जो देशांतर मिलेगा उसमें आप उसको 4 का गुणा कर दो, और 4 का जैसे गुणा कर लोगे तो टाइम मिल जाएगा, फिर उसको घटा दो बढ़ा दो, जिस जो जोन है उस हिसाब से दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वर्ल्ड टाइम जोन 25 है टोटल, सो इस ग्लोब के ऊपर है, और एक यूनिवर्सल टाइम है जिससे हवाई जहाज वगैरह चलते हैं, एरोप्लेन वगैरह चलते हैं। ठीक है, तो टोटल 25 टाइम जोन है। अब देखिए यहां पे ये है 180 डिग्री, ये 180 डिग्री है, और इस 180 डिग्री को इस 180 डिग्री के समानांतर, ध्यान रखना, इसके समानांतर जो रेखा खींची गई है उसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कौन सी रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। सबसे पहली बात 180 डिग्री, 180 डिग्री अगर अपन मैप पे बात करेंगे तो इसको ईस्ट वेस्ट लिखा जाता है, क्योंकि इधर भी आएगी, इस साइड, दोनों साइड भी आ जाती है। ग्लोब पे इसके पीछे कोई ऐसा पूर्वी पश्चिमी नहीं लगाया जाता, नॉर्मली लगाया जाता है। भाई बता तो दिया हरिका शर्मा, 2 बार बता दिया 25 ही है, फिर भी लिख रहे हैं सर 24 होगी कि 25 होगी। 180 डिग्री को इसके समानांतर, देखो 180 डिग्री जो देशांतर है इसको टाइम डेट लाइन नहीं घोषित किया, ध्यान रखना, इसके समांतर डेट लाइन घोषित की है, इसके समांतर। ध्यान रखना इस बात का कि 180 डिग्री रेखा जो है ये खुद डेट लाइन नहीं है, 180 डिग्री के समांतर एक डेट लाइन घोषित की है। वापस कह रहा हूं कि 180 डिग्री खुद डेट लाइन नहीं है, इसके समांतर एक डेट लाइन घोषित की गई है, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को इन्होंने कई बार मोड़ा है। ठीक है, कैसे मोड़ा, क्यों मोड़ा, ये 75 डिग्री पे पहला ही मोड़ आ जाता है। ठीक है, 75 डिग्री पे पहला मोड़ आ जाता है, और उसके बाद आपके करीबन ये 9 मोड़ आ जाते हैं। टोटल 9 मोड़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 मोड़ आ जाते हैं। 9 बार मोड़ा गया। मोड़ा क्यों गया, मोड़ा इसलिए गया है कि यह आपके इस साइड में, जब आपकी बात पूर्वी गोलार्ध की आएगी तो एक दिन आगे रहेगा, एक दिन हमेशा पूर्वी गोलार्ध का आगे रहता है, और पश्चिमी गोलार्ध का एक दिन पीछे रहता है, एक दिन पीछे रहेगा पश्चिमी गोलार्ध का पीछे। बस इसको ऐसे याद रखना आप कि भारत 2 मामलों में अमेरिका से हमेशा आगे रहने वाला है। भारत 2 मामलों में अमेरिका से हमेशा आगे रहने वाला, एक जनसंख्या के मामले में और एक हमारे दिन के मामले में। जनसंख्या के मामले में भी हम हमेशा आगे रहने वाले हैं, और दिन के मामले में भी हम हमेशा आगे रहने वाले हैं। अमेरिका में 20 तारीख होगी तो हमारे 21 होगी, अमेरिका में 21 होगी तो हमारे 22 होगी, हमारे 22 होगी तो अमेरिका के अंदर 21 ही रहेगी, अमेरिका में 23 होगी तो हमारे 24 होगी। अमेरिका इन 2 मामलों में हमें मुश्किल है कभी पीछे छोड़ पाए, डेट में तो कभी पीछे नहीं छोड़ सकता। अमेरिका है पश्चिमी गोलार्ध में, हम है पूर्वी गोलार्ध में। हम कहते हैं ना, सुनते हैं कई बार ऐसा सुनते हैं 8 मोड है, काउंट करने पड़ेंगे, एक बार वापस काउंट कर लेंगे 8 है या 9 है, देख लेंगे। देखिए हम कहते हैं ना कि हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं, हमने पश्चिम की संस्कृति अपना ली है। तो पश्चिम की संस्कृति का क्या मतलब है, ये पश्चिम की संस्कृति का मतलब है कि पश्चिमी गोलार्ध वाली जो संस्कृति है ये पौर्वात्य वाले ले रहे हैं। पश्चिम का उल्टा पौर्वात्य मतलब पूर्वी संस्कृति, हमारी संस्कृति पौर्वात्य है, इनकी पाश्चात्य है।
तो ये पाश्चात्य संस्कृति मतलब ये पश्चिमी गोलार्ध के देश है और हम पूर्वी गोलार्ध के देश हैं, ठीक है ना। तो पश्चिमी गोलार्ध वाले हमेशा हमारे से एक दिन पीछे रहने वाले हैं और पूर्वी गोलार्ध हमेशा एक दिन आगे रहने वाला है। तो अब इसको आप समझ गए होंगे कि पूर्वी गोलार्ध में एक दिन आगे होगा और पश्चिमी गोलार्ध में एक दिन पीछे होगा। अब ध्यान रखना, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध का निर्धारण 0 डिग्री के आधार पे किया गया है, न कि 180 डिग्री के आधार पे, ठीक है दोस्तों। 8 मोड आ रहे हैं, ठीक है, 9 नहीं है, 8 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सॉरी 8 ही मोड है, 9 नहीं है। अब देखिए यहां पे मैं वापस आ रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारा टाइम कैसे, अब यहां पे जो मैंने सबसे पहले बात बताई थी कि पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध का निर्धारण किसके आधार पे किया गया है, इस 0 डिग्री के आधार पे। वहां पे मैंने एक पॉइंट बोला था कि 180 डिग्री के इधर का मतलब है पश्चिम में पूर्वी गोलार्ध है और 180 डिग्री के पूर्व में पश्चिमी गोलार्ध है। वापस सुनना मैं कह रहा हूं कि 180 डिग्री इस तिथि रेखा के पश्चिम में पूर्वी गोलार्ध है और पूर्व में पश्चिमी गोलार्ध है। कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं? 180 डिग्री के, ये 180 डिग्री है, ठीक है, मान लेते हैं ये 180 डिग्री है। इस 180 डिग्री के, ठीक है, इस 180 डिग्री के इधर पश्चिम में पूर्वी गोलार्ध है और पूर्व में कौन सा गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है, ठीक है। तो ध्यान रखना 180 डिग्री के पूर्व में कौन सा गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध है, और पश्चिम में कौन सा गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आगे समझिए इसको। तो अब अगर सवाल ये पूछे कि 180 डिग्री के हम अगर पूर्व में आते हैं, सॉरी पश्चिम में आते हैं, तो एक दिन घटाना पड़ेगा कि बढ़ाना पड़ेगा। अब आपको यहां उत्तर निकालने में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, वापस बता रहा हूं एक बार, ये 180 डिग्री है, इसका ये पश्चिमी भाग है। 180 डिग्री का ये क्या है, पश्चिमी भाग है, लेकिन ये गोलार्ध कौन सा है, पूर्वी। और 180 डिग्री का ये पूर्वी भाग है, लेकिन ये गोलार्ध कौन सा है, ये गोलार्ध पश्चिमी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। उल्टा यहां पे क्यों होता है, क्योंकि गोलार्ध का निर्धारण 0 डिग्री के आधार पे हुआ है, 180 डिग्री के आधार पे नहीं हुआ है। अब यहां पे मेरा सवाल आता है आपके ऊपर कि अच्छा, 2 चीजें ध्यान रखना। सबसे पहली चीज कि पूर्वी गोलार्ध का एक दिन आगे रहेगा और पश्चिमी गोलार्ध का एक दिन पीछे रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका हमारे से हमेशा एक दिन पीछे चलता है, तो पश्चिमी गोलार्ध पीछे रहेगा, पूर्वी गोलार्ध हमेशा एक दिन आगे रहेगा। यहां पे 2 प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। पहला प्रश्न ये ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में जाता है, या अगर कोई व्यक्ति पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में जाता है, इस पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में जाता है, तो वहां पे वो एक दिन पीछे हो जाएगा, इसलिए उसको एक दिन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वो एक दिन पीछे हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति पश्चिम से पूर्वी गोलार्ध में आता है तो वो एक दिन आगे हो जाएगा, ठीक है। इस बात का एक तो ये सवाल पूछते हैं। दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध में जाता है तो उसको एक दिन जोड़ना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में जाता है तो उसको एक दिन घटाना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये सवाल बनता है। इसके अलावा एक सवाल और भी बनता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन को, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को अगर हम पश्चिमी दिशा से पूर्वी दिशा की ओर पार करते हैं, ध्यान रखना, इंटरनेशनल डेट लाइन को अगर हम पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर पार करते हैं तो हमारे को एक दिन क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और हम अगर इंटरनेशनल डेट लाइन को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करते हैं तो हमें क्या, सॉरी पश्चिम से पूर्व की ओर पार करते हैं, पश्चिम से इसकी मतलब आप यूं करिए, इसको ऐसे लिख लेते हैं, सॉरी नहीं तो भूल जाएंगे, हम सब भूल जाएंगे। ये पश्चिम हो गया इसका और ये हो गया पूर्व, ये दिशा है इसकी। अगर इंटरनेशनल डेट लाइन को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक दिन है वो घटाना पड़ेगा। और इस इंटरनेशनल डेट लाइन को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करते हैं तो एक दिन हमें जोड़ना पड़ेगा। अब आप इसको ध्यान से समझना, देखो क्या कितना क्लियर कट तरीके से इन्होंने लिखा है और बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है। और ये प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर, पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर एक दिन क्या कर दिया जाएगा, एक दिन कम करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा। पूर्व से पश्चिम की ओर पार करना, अगर पूर्वी गोलार्ध आए,
अगर पूर्वी गोलार्ध है तो क्योंकि यहां पे जैसे मान लेते हैं 21 तारीख है तो यहां चल रहा होगा 22 तारीख, तो पूर्वी गोलार्ध से अगर अपन पश्चिमी गोलार्ध की ओर आते हैं तो हमारे को एक दिन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, एक मिनट, पूर्व से पश्चिम की ओर अगर पार करते, सॉरी एक मिनट, पश्चिम गोलार्ध से अगर अपन इसको पार करके इधर आते हैं, पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध की ओर आते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक दिन यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध की ओर आते हैं तो हमें एक दिन जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध का एक दिन हमारे से पीछे रहता है। बस एक तो गोलार्ध के हिसाब से ध्यान रखना, क्योंकि बहुत कंफ्यूज करता है ये, अपन यहाँ लिख लेते हैं गोलार्ध के हिसाब से। सॉरी, आप भी सोच रहे होंगे सर कंफ्यूज हो गए। देखिए पश्चिमी गोलार्ध से अगर अपन पूर्वी गोलार्ध जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक दिन प्लस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये होता है 20 तारीख, जैसे 20 है तो यहाँ पे 21 होती है, तो यहाँ जाने पर हमें प्लस करना पड़ेगा। और अगर हम इधर आते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक दिन माइनस करना पड़ेगा। बस एक तो बात होगी ये। अब दूसरी बात, ये तो बात सभी के समझ में आ गई होगी, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पे एक सवाल और भी आता है जो वहां पे अपन यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं इस जगह पे, कि अगर अपन इस इंटरनेशनल डेट लाइन को, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर पार करते हैं, जैसे पूर्व से क्या करेंगे, पश्चिम की ओर पार करते हैं तो हमें एक दिन कम करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर इधर पूर्व से, ये पूर्व है, पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है, तो अगर गोलार्ध से जाएंगे तो निश्चित रूप से एक दिन हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है। गोलार्ध से जाएंगे तो एक दिन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब अपन दिशा की बात करते हैं। दिशा के ऊपर अपने को कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर पूर्व से पश्चिम की ओर पार करते हैं, अब ये जो तिथि रेखा है, इस तिथि रेखा का पूर्व कौन सा है, पूर्व है पश्चिमी गोलार्ध, ये है पूर्व और ये है इसका पश्चिम, क्योंकि पश्चिम पूर्वी गोलार्ध है, पूर्व है वो पश्चिमी गोलार्ध है, ठीक है। हाँ, अब अगर इसके पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं, अगर इसके पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं तो हमें एक दिन यहां पे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। दिशा से अगर गोलार्ध में उल्टा हो जाएगा, पूरा का पूरा गोलार्ध में उल्टा हो जाएगा, दिशा में बिल्कुल उल्टा चलेगा। यहां पे देखो प्रश्न, बस थोड़ा सा ध्यान रखना आप कि गोलार्ध में उल्टा चलेगा, दिशा में उल्टा चलेगा। कई बार क्या प्रश्न ऐसे आता है कि भाई पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में आते तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर हम दिशा पे जाएंगे कि पश्चिमी दिशा से पूर्व दिशा की ओर आते हैं इसको पार करके, तो दिक्कत आएगी कि भाई जो हमारा ये तिथि रेखा है, इस तिथि रेखा को पूर्वी दिशा से पश्चिमी दिशा की ओर पार करते हैं तो एक दिन जोड़ना पड़ेगा। अगर इस तिथि रेखा को पश्चिमी दिशा से पूर्व दिशा की ओर पार करते हैं तो एक दिन घटाना पड़ेगा। इतनी सी बात ही है बस। अब देखिए, दिशाओं को सोचोगे तो बिल्कुल उल्टा चलेगा, गोलार्ध को सोचोगे तो उल्टा चलेगा। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। देखिए ऐसा है कि अगर गोलार्ध से जाओगे, पूरे गोलार्ध का दिन हमेशा एक दिन आगे रहता है, पश्चिम का पीछे रहता है। तो अगर नॉर्मल पूछे कि पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध पे जाते हैं तो आपको एक दिन आपके कम करना पड़ेगा, या पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन कम करना पड़ेगा, और पश्चिम से पूर्व की ओर अगर आते हैं तो आपको एक दिन जोड़ना पड़ेगा। ये तो हो गया क्लियर उत्तर। लेकिन प्रश्न गलत कब होता है कि अगर हम इस 0 डिग्री को पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर पार करते हैं तो फिर इस बिल्कुल डेट आपकी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल उल्टा सिस्टम हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इस 0 डिग्री का 180 डिग्री का जो पूर्व है वो पश्चिमी गोलार्ध है और पश्चिम जो है वो उसका पूर्व गोलार्ध है, ठीक है। दिशा चेंज हो जाएगी, गोलार्ध सेम ही रहेगा, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि लगभग सारे कंफ्यूज हो गए हैं। चलो इसका इलाज करते हैं अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं तो। देखिए आप एक चीज याद रख लो कि गोलार्ध वाला याद रख लो कि पूर्वी गोलार्ध में एक दिन आगे रहता है और पश्चिमी गोलार्ध में एक दिन पीछे रहता है। तो पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में जाएंगे तो एक दिन कम करना पड़ेगा, और पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध में आएंगे तो एक दिन बढ़ाना पड़ेगा। बस इतना याद रख लो। दिशा छोड़िए आप, क्योंकि दिशा के झोल में आपका पूरा मामला गड़बड़ हो रहा है। नहीं तो अपन एक एग्जांपल देके समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए अमेरिका है और यहाँ पे मान लेते 20 तारीख है और यहाँ है 21 तारीख, ठीक है। अब आप देखो कोई है ही कुछ नहीं,
अब इस 20 से इधर आएंगे तो एक दिन जोड़ना पड़ेगा, और इधर जाएंगे तो एक दिन घटाना पड़ेगा। इतनी सी बात ही है, डापाचुक होने की जरूरत नहीं है। अनवर कह रहा मैं सर डापाचुक हो गया हूं। डापाचुक अभी भली कितनी हो जाओ, परीक्षा में मत होना। देखो कुछ नहीं है भाई, अगर इस 20 तारीख से इधर आओगे, इस डेट लाइन को पार करोगे, एक दिन जुड़ जाएगा। इधर जाओगे तो एक दिन घट जाएगा। गोलार्ध में लोगे तो ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है, तो पश्चिमी गोलार्ध से पूरी गोलार्ध में आओगे, एक दिन जोड़ना पड़ेगा। पूरी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में जाओगे, एक दिन घटाना पड़ेगा। इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा जब दिशा की बात आती है तब थोड़ा सा गड़बड़ डेफिनेटली होता है, पर मुझे नहीं लगता है कि रीट वाले दिशा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जब जाते हैं तो एक दिन कम कर लिया जाता है। बस ध्यान इस चीज का रखना है कि लिखा होना चाहिए पूर्वी गोलार्ध से, पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जब जाते हैं तो एक दिन घट जाएगा, और पश्चिमी गोलार्ध से पूरी गोलार्ध की ओर आते हैं तो एक दिन आपके बढ़ जाएगा। ठीक है, अब गोलार्ध की दिक्कत नहीं है, गोलार्ध समझ में आ गया तो फिर मैं दिशा के ऊपर आ सकता हूं वापस। ठीक है, चलो अब इतना ही समझ लो, ये मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत है यहाँ पे, क्योंकि इससे ज्यादा फिर वो कहते हैं ना, वो ज्यादा फिर पचता नहीं है कि दिमाग में सर फिर घुस नहीं पाएगा, इतना ही घुसेगा यहाँ पे। तो चलो वापस आते हैं इस पॉइंट के ऊपर। तो ये है 180 डिग्री। 180 डिग्री किसी भी स्थल खंड को नहीं छूती, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। किसी भी स्थल खंड को टच नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर ये किसी स्थल को टच करेगी तो एक ही स्थान पे दो डेट हो जाएगी। मान लेते हैं कि अगर ये सीधी गुजरती तो एक रूस के अंदर 2 तारीखें हो जाती। इसलिए क्या हुआ, इसलिए इन्होंने इस डेट लाइन को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। जहां कहीं स्थल खंड आया वहां उन्होंने उसको मोड़ दिया और किसी भी स्थल खंड को टच करने नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि अगर ये आपके 180 डिग्री किसी स्थल से निकल गई तो एक ही देश में 2 तारीखें हो जाएगी। इसलिए 1884 के जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में 180 डिग्री के समांतर जो तिथि रेखा बनाई गई, उस तिथि रेखा को किसी भी स्थल से टच नहीं करवाया। इसलिए हम कहते हैं कि ये रेखा ऐसी है जो पूर्ण रूप से जल से होकर गुजरती है, पूर्ण रूप से जल से होकर गुजरती है। और ये जल कौन से महासागर का है? तब हम कहते हैं प्रशांत महासागर का। किस महासागर से होकर गुजरती है? पूर्ण रूप से प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। और उसके बाद आगे अगर ये पूछें कि कौन से सागर से होकर गुजरती है, तो फिर आपके ये बेरिंग सागर आ जाता है, अल्यूशियन द्वीप आ जाता है ना, ये सारे कमचटका आ जाते हैं, किरिबाती द्वीप आ जाता है। इन सारे के सारे द्वीपों से होकर ये गुजरती है, सागरों से होकर गुजरती है। तो इस बात का अच्छे से ध्यान से समझ लेना कि एक भी स्थल खंड को यह रेखा टच नहीं करती। ये कंप्लीटली रेखा जो है वो आपके जल क्षेत्र से होकर गुजरती है, स्थल खंड को टच नहीं करती। इस बात को बढ़िया तरीके से याद रखना। तो ये थी हमारी मेन देशांतर रेखाएं। तो वापस आते हैं इस पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं वापस कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। यहाँ पे आओ। तो अक्षांश और देशांतर समझ लिए, देशांतर की 2 महत्वपूर्ण रेखाएं भी समझ ली, अक्षांश रेखाएं समझ ली, अक्ष कक्ष समझ लिए, आकार वगैरह समझ लिया। और अब आती है पृथ्वी की गतियां। और अब गतियों का टाइम काफी हो गया है, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। और आगे हो सकता है कल तो शायद ही मैं आऊँ लाइव। अब वापस जो मेरी क्लास होगी, वापस शुक्रवार को क्लास होगी। और यहाँ पर मैं आपको वापस बता देता हूं कि सप्ताह में 2 दिन मेरी क्लास चलेगी, और 2 दिन 1-1 घंटे की क्लास लेंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा आपको भी। और अगली क्लास शुक्रवार और शनिवार को इसी समय होने वाली है। बने रहिए, अच्छे से समझते जाइए। आपको इस क्लास के बाद में बोर्ड की किताबें देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं वापस इस पॉइंट पे ले आता हूं गतियों पर, और उसके बाद इसको थोड़ा सा अपन क्लास को 10 मिनट बाद क्लास बंद कर देंगे। ठीक है, गतियां, पृथ्वी की गतियां कौन कौन सी है? पृथ्वी की 2 गतियां मानी जाती है। पृथ्वी 2 प्रकार से गति करती है। ठीक है, एक इसकी एक्सियल गति, इसका मतलब क्या हुआ,
इसकी 180 एक प्रकार से 180 नहीं, ये जो अक्ष है इस 100 अक्ष पर घूमती है और दूसरी ये कक्ष में घूमती है। तो दो टाइप की गति पृथ्वी करती है, एक आपके अक्ष पर गति करती है और एक गति कहाँ करती है, कक्ष पर करती है। अक्ष पर जो गति करती है उसे अपन अक्षीय गति कहते हैं, इसे अपन रोटेशन फोर्स भी कहते हैं। इसके अलावा इसको अपन घूर्णन गति भी कहते हैं, इसके अलावा इसको परिभ्रमण गति भी कहा जाता है, इसके अलावा इसको दैनिक गति भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है, इंग्लिश में रोटेशन एक ही है, ठीक है। और इसे कक्षीय गति भी कहते हैं, वार्षिक गति भी कहते हैं, और ये सारी की सारी गतियां आती है इसमें। तो दो टाइप की गतियां हैं, दोनों गतियों को हम पढ़ेंगे, पहले घूर्णन गति को पढ़ेंगे और फिर हम इसको परिक्रमण गति को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, आगे की क्लास की सूचना मैं आपको दे दूंगा। डेफिनेटली 2 दिन क्लास लगेगी मेरी, शुक्रवार और शनिवार, और प्रयास करूंगा अगर तीसरी क्लास हुई, कल क्लास नहीं होगी अब मेरी, क्योंकि मुझे 2 दिन का इस समय मिलता है, तो मैं 2 दिन ही क्लास ले पाऊंगा, शुक्रवार और शनिवार। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि जुलाई तक आपको मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का पोर्शन करवा दूंगा, और फिर अगस्त में अपन इतिहास कर लेंगे, फिर आगे क्लास बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अभी 2 दिन का ही टाइम मैं दे पाऊंगा। और आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हो सकता है कि मैं 3 दिन भी कर लूं, लेकिन अभी मैंने 2 दिन का ही सोचा है। रिस्पॉन्स हालांकि कल की वीडियो का बहुत अच्छा था, और उम्मीद कर रहे हैं आज का वीडियो भी अच्छा ही जाएगा। तो अगर रिस्पॉन्स ठीक ठाक लगा मुझे, तो मैं कोशिश करूंगा कि 3 दिन लाइव आके आपका ये भूगोल फटाफट करवा दूं। आप साथ बने रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे, ठीक है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।